रीना आरव की बात पर कोई रिप्लाई कर पाती इसके पहले ही आरव वहाँ से निकल गया था। इसकी हिम्मत कैसे हुई मुझे बिल पे करने के लिए कहने की? मैंने तो कोई कॉफी नहीं पी। रीना वहाँ खड़े होकर जितनी देर तक इस बारे में सोच रही थी उसका गुस्सा उतना ही बढ़ता जा रहा था। आज सुबह से वो दो ऐसे लोगों से मिल चुकी थी जिन लोगों ने उसका दिमाग पूरी तरह से खराब कर दिया था। एक आदमी ऐसा था उसके साथ रात बिताना चाहता था और दूसरा ऐसा जिसके पास खुद की कॉफी के पैसे देने के लिए भी पैसे नहीं थे। वहाँ से निकलकर कुछ देर में रीना अपने बैंक में अपने मैनेजर के सामने खड़ी थी। जब मैंने तुम्हें पहले ही बताया था कि छाबड़ा सर हमारे लिए कितने इम्पोर्टेंट क्लाइंट हैं, तो फिर तुमने उनके साथ बदतमीजी क्यों की? ये कहते हुए मैनेजर ने अपनी टेबल पर जोर से अपना हाथ मार दिया। सर वो छाबड़ा सर ने मुझे वन नाइट स्टैंड। रीना कुछ बोल पाती उसके पहले ही एक बार फिर से मैनेजर ने जोर से टेबल पर हाथ मारा। तो इसमें ऐसी कौन सी बड़ी बात हो गई कि तुम्हें उनके साथ बदतमीजी करनी पड़ी? तुम्हें पता भी है तुम्हारी वजह से अब हमारी मंथली सेल्स का टारगेट अफेक्ट होगा। पहले ही हमारे बैंक का परफॉर्मेंस बाकी बैंक से काफी खराब चल रहा है। मुझे फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हें क्या करना पड़ेगा और क्या नहीं, लेकिन वो जैसा कह रहे हैं वैसा करो। आज रात तुम उनके घर जाओगी, ये रहा उनके घर का एड्रेस। और हाँ, अगर तुमने इनकार किया तो अपना रेजिग्नेशन लेटर तैयार रखना। उस एड्रेस के कार्ड के साथ रीना मैनेजर के केबिन से बाहर आ गई। उसके हाथ में छाबड़ा के घर का एड्रेस था, लेकिन उसके मन में अब आरव का ऑफर और उसकी बातें घूमने लगी थी। शाम तक काफी सोचने के बाद हिचकिचाते हुए रीना ने वो कागज डस्टबिन में फेंक दिया और एक रेजिग्नेशन मेल डालकर अपना सारा सामान इकट्ठा कर वो वहाँ से निकल गई। अगले दिन अदिति को ऑफिस छोड़ने के बाद आरव फिर से उस कॉफी शॉप में आकर बैठ गया। वो अपना लैपटॉप ऑन कर पिछले दिन के इन्वेस्ट किए हुए फंड्स को देखने लगा। फिर कुछ देर तक वो टॉप न्यूज हेडलाइंस को देख रहा था, क्योंकि बिजनेस वर्ल्ड की न्यूज डायरेक्टली बिजनेस एनवायरनमेंट को अफेक्ट करती थी। ये मूवी एक बुक के ऊपर बनाई गई है जिसमें लीड रोल में होंगे करण सिंह और फीमेल लीड होंगी हमारी नेचुरल सुपरस्टार कियारा अग्रवाल। ये उन दोनों का साथ में दूसरा प्रोजेक्ट होगा जो हिस्टोरिकल ड्रामा पर बेस्ड होगा। रचना गर्ग वो पॉपुलर एक्ट्रेस और मॉडल हैं जिनका कल लाइव स्ट्रीम के दौरान टॉवल उनके शरीर से नीचे गिर गया। ये नजारा लाइव देख रहे सारे ऑडियंस के बीच खलबली मचाने के लिए काफी था। यूएस लाइव स्ट्रीम की टीम को सस्पेंड कर दिया गया है और कंपनसेशन के तौर पर एक्ट्रेस को 50 करोड़ देने की मांग की गई है। जब आरव वहाँ बैठकर न्यूज देख रहा था तब अचानक से किसी ने उसकी टेबल पर कॉफी का मग रख दिया। सर ये रही आपकी कॉफी, 2 चम्मच चीनी और 3 चम्मच दूध के साथ। आपको कुछ और चाहिए? आरव ने अपनी नजर उठाकर सामने देखा। सामने मुस्कुराती हुई रीना खड़ी थी। आरव ने कुछ नहीं कहा। उसने कॉफी के कप को हल्का सा पुश किया और अगले ही पल कॉफी का वो मग जमीन पर जा गिरा था और कॉफी चारों तरफ बिखर गई। ये नजारा रीना के लिए बहुत ही हैरान कर देने वाला था। ये आप क्या कह रहे हैं? आवाज सुनकर एक वेटर भागता हुआ वहाँ पर आया। यहाँ क्या हो रहा है? सब कुछ ठीक तो है? आरव आराम से सोफे पर बैठ गया और रीना के चेहरे की तरफ एकटक देखने लगा। इन्होंने मेरी कॉफी को जमीन पर गिरा दिया। आरव की बात सुनकर रीना गुस्से से उसे देखने लगी। उसे ये सोचकर खुद पर हैरानी हो रही थी कि इस आदमी के जॉब ऑफर के लिए वो अपना जॉब छोड़कर रेजिग्नेशन लेटर देकर यहाँ पर आई थी। अपनी सिचुएशन याद आते ही रीना ने खुद को शांत किया। आई एम सॉरी, वो गलती से कॉफी का मग मुझसे नीचे गिर गया। मैं इसकी भरपाई कर दूंगी। कोई बात नहीं मैम, आप आराम से बैठ जाइए, मैं सफाई कर देता हूँ। एक्सक्यूज मी, आप सफाई मत कीजिए, मिस को साफ करने दीजिए। रीना पहले तो हैरान हुई, फिर अपने गुस्से को शांत करते हुए रीना वेटर के साथ गई और एक झाड़ू और एक कपड़ा अपने साथ ले आई और उससे फ्लोर को साफ करने लगी। उसके बाद वो फिर से आरव की तरफ मुड़ गई। और कुछ सर? आरव ने अपने पैर सीधे कर दिए। कॉफी जमीन पर गिरने की वजह से उसके कुछ छींटे मेरे जूते पर भी गिर गए हैं। प्लीज इन्हें भी साफ कर दो। क्या? रीना को बहुत गुस्सा आने लगा। आज से पहले किसी ने उसे इस तरह का ऑर्डर नहीं दिया था। वहाँ खड़े वेटर ने भी जब ये देखा तो वो हैरान हो गया। सर आपको नहीं लगता आप कुछ ज्यादा ही ज्यादती कर रहे हो? मैं तुमसे नहीं, मिस से बात कर रहा हूँ, तो तुम जाकर अपना काम करो, वरना इसके बाद तुम यहाँ काम नहीं कर पाओ। ये मैं कर दूंगा। वेटर को ये सुनकर गुस्सा आने लगा था, पर उसे भी पता था कि वो कुछ नहीं कर सकता। अगले ही पल वो वहाँ से चला गया। कुछ देर तक सोचने के बाद हिचकिचाते हुए रीना आरव की तरफ बढ़ी। उसने अपना हाथ आगे किया और आरव के जूते को साफ करने ही वाली थी। उसके पहले ही आरव ने अपने पैर पीछे खींच लिए और मुस्कुराते हुए रीना की तरफ देखने लगा। गुड जॉब, कल से काफी इम्प्रूवमेंट हुआ है। कांग्रेचुलेशंस, तुमने इंटरव्यू पास कर लिया है। रीना बिना किसी एक्सप्रेशंस के आरव को देख रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो आरव की बात सुनकर खुश हो या दुखी।
क्योंकि उसको पता ही था कि उसका ये इंटरव्यू था। उसकी आंखों से आंसू लुढ़ककर उसके गालों पर आ गए। क्या तुमने फाइनली मेरे साथ काम करने का डिसीजन ले लिया है? रीना ने हाँ में अपना सिर हिला दिया। अब तक उसकी मैनेजर ने उसका रेजिग्नेशन मेल पढ़ भी लिया होगा। ये ख्याल आते ही वो सोचने लगी कि अब रिग्रेट करने का कोई फायदा नहीं था। हाँ सर, मैंने सोच लिया है कि मैं आपके साथ काम करने के लिए तैयार हूँ। लेकिन कल आपने जो सैलरी वाली बात कही थी, क्या आप सच में उतना देने वाले हैं? मैं अपनी बात से पीछे नहीं हटता। आरव की बात सुनकर इतनी देर बाद अब जाकर रीना को थोड़ी सी खुशी मिली थी। मेरा काम क्या होगा सर? काम पूछने से पहले तुम्हें नहीं लगता तुम्हें अपने बॉस को अपने बारे में बताना चाहिए? हाँ सर, मैंने अपना रिज्यूमे प्रिपेयर किया हुआ है। रीना जल्दी से अपने बैग की तरफ बढ़ गई और उसमें से अपना रिज्यूमे निकालकर आरव की तरफ बढ़ा दिया। लेकिन आरव ने उस कागज की तरफ देखा भी नहीं। मुझे रेज्यूमे नहीं देखना, ये बस एक पेपर होता है और कुछ नहीं। तुम खुद अपने बारे में कुछ बताओ। मेरा नाम रीना रॉय है। मैं 26 साल की हूँ। मैंने यहाँ के फेमस ब्रूनो इकोनॉमिक कॉलेज से ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है। उसके बाद मैंने अपना MBA कंप्लीट किया और आपको ज्वाइन करने से पहले मैं हबीब बैंक में जॉब करती थी, जहाँ पर कल मैंने अपना रेजिग्नेशन दे दिया है। अपनी बात कहने के बाद रीना नर्वसली आरव को देखने लगी। ब्रूनो इकोनॉमिक कॉलेज शहर का सबसे बेस्ट कॉलेज था। वहाँ से पढ़ने के बाद बच्चों को किसी भी बैंक या किसी भी कंपनी में अकाउंटेंट के तौर पर आसानी से जॉब मिल जाती थी। बस इतना ही? तुम्हारे पास कुछ ऐसा नहीं है जो तुम्हें बाकियों से अलग बनाता हो? मैंने इंग्लिश में हमेशा टॉप किया है। जब मैं अपना बैचलर्स कर रही थी तब मैंने मैथमेटिकल मॉडलिंग कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया था और उसमें मैंने फर्स्ट प्राइज भी जीता था। बस। आरव ने अपना हाथ हवा में हिलाकर उसे चुप रहने के लिए कहा, जैसे वो अब उसकी बात सुनने में इंटरेस्टेड नहीं था। इतना काफी है। अब जब तुमने मेरा जॉब लेटर एक्सेप्ट कर लिया है तो तुम्हें मेरे सारे रीजनेबल अनरीजनेबल काम एक्सेप्ट करने पड़ेंगे। तुम्हें 24 घंटे कॉल पर अवेलेबल रहना पड़ेगा। मैं तुम्हें जो भी काम दूंगा तुम्हें बिना कोई एक्सक्यूज दिए उसे कंप्लीट करना पड़ेगा। मुझे सिर्फ रिजल्ट से मतलब है और कुछ नहीं। अपने बॉस का ऑर्डर फॉलो करना तुम्हारा इकलौता काम होगा। लेकिन हाँ, मैं तुम्हें अपने घर आने के लिए नहीं कहूँगा क्योंकि मेरी एक वाइफ है। 24 घंटे कॉल पर रहना पड़ेगा? फिर मैं सोऊंगी कब? आरव ने बिना किसी एक्सप्रेशंस के उसकी तरफ देखा। जब मैं बात कर रहा होता हूँ तो बीच में मुझे कोई टोके, ये मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। तुम बताओ, तुम्हें ये जॉब एक्सेप्टेबल है या नहीं? रीना ने अपने दांत पीस लिए। मुझे मंजूर है। आरव ने सेटिस्फेक्शन के साथ अपना सर हाँ में हिलाया। तुम्हारी एबिलिटीज एवरेज लेवल की हैं, तो मैं तुम्हें स्टार्टिंग से कॉम्प्लिकेटेड काम नहीं दूंगा। बस तुम्हें कुछ दिनों तक मेरे इन स्टॉक और फंड्स को देखते रहना होगा क्योंकि तुम इसमें एक्सपर्ट भी हो, राइट? रीना ने हाँ में सर हिला दिया। वो पिछले 2 सालों से बैंक में काम कर रही थी और इसलिए वो फंड्स के मैनेजमेंट में एक्सपीरियंस्ड हो गई थी। सर, क्या मैं जान सकती हूँ हमारी कंपनी का नाम क्या है? कोई कंपनी नहीं है। क्या कोई कंपनी नहीं है? फिर मैं अपना इंश्योरेंस कैसे पे करूँगी? मेरी सैलरी कैसे आएगी और मेरा टैक्स कैसे डिडक्ट होगा? तुम्हें बस मेरे लिए काम करना है और पैसे तुम्हें टाइम पर मिल जाएंगे। अगर तुम मेरे साथ अच्छे से काम करती हो तो मैं गारंटी लेता हूँ कि अगले 30 साल तक तुम इतने पैसे कमा लोगी जितनी पूरी जिंदगी में एक आदमी नहीं कमा सकता। तुम्हें टैक्स और इंश्योरेंस की फिक्र करने की जरूरत नहीं है, उसका ख्याल मैं रख लूंगा। अब रीना को आरव की सारी बातें बकवास लग रही थी। उसे रिग्रेट हो रहा था कि उसने जल्दीबाजी में रेजिग्नेशन क्यों डाला। तभी उसकी नजर कॉफी शॉप में आते हुए 2 लोगों पर पड़ी। मैनेजर और मिस्टर छाबड़ा सर। रीना के पुराने मैनेजर और छाबड़ा ने जैसे ही उसे देखा, मैनेजर उसके सामने भागता हुआ आ गया। तुमने तो जॉब छोड़ दी थी ना, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? अरे आप भी क्या पूछने लगे मैनेजर साहब, ये यहाँ हमारा इंतजार कर रही है। आखिर इसे अपनी गलती का एहसास हो ही गया। छाबड़ा की आंखों में फिर एक बार रीना को उसके लिए हवस दिखाई देने लगी। रीना की पूरी बॉडी डर से कांप उठी। मिस्टर छाबड़ा, आपने शायद गलत समझ लिया है। मैं यहाँ पर अपने नए इंटरव्यू के लिए आई हूँ। ये मेरे नए बॉस हैं। नया बॉस? मैनेजर और छाबड़ा ने हैरानी से आरव की तरफ देखा। क्या तुम अपना नाम और अपना बिजनेस बता सकते हो? मेरा सरनेम अंबानी है और मैं एक छोटा बिजनेसमैन हूँ। आरव की बातें सुनकर छाबड़ा हंसने लगा। रीना, तुम अपनी कॉलेज के टॉप स्टूडेंट्स में से एक हो। अगर तुम बैंक में काम ना भी करना चाहो तो भी तुम्हें इस तरह के छोटे आदमी के साथ काम करने की क्या जरूरत है?
तुम चाहो तो मिस्टर छाबड़ा की सेक्रेटरी बन सकती हो। ये सुनकर मिस्टर छाबड़ा की आंखें चमक उठी। हाँ, वैसे भी मुझे एक पर्सनल सेक्रेटरी की बहुत जरूरत है, और अगर तुम मेरा डिमांड पूरा करती हो तो मैं तुम्हारे कदमों में पैसों की बौछार कर दूंगा। तो क्या कहती हो? आप दोनों के अंदर शर्म नाम की चीज है ही नहीं ना। अगर मैं मर भी रही होती ना तो आप दोनों के साथ काम करने के लिए कभी राजी नहीं होती। रीना की बात सुनकर मैनेजर गुस्से से लाल हो गया। इतनी अकड़ ठीक नहीं है रीना। अगर तुम मिस्टर छाबड़ा के पास काम करने के लिए नहीं मानी तो मैं ये मेक श्योर करूंगा कि तुम पूरे मनाली शहर में किसी भी बैंक में काम ना कर पाओ। मुझे लगता है कि ये लड़की संबानी के जवानी की दीवानी हो गई है। ए लड़की, अगर ऐसा है तो मेरे पास आ जा, मैं तुम्हें बहुत खुश कर दूंगा, जितना वो कभी नहीं कर पाएगा। और अगर तू पैसे का सोचकर मना कर रही है तो मैं तुम्हें 5 करोड़ रुपए दे दूंगा, वो भी बस एक रात का। रीना, अब ज्यादा नाटक मत करो और चुपचाप से सर जो कह रहे हैं उनकी बात मान लो। अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो अब तक खुद को सर के कदमों में बिछा दिया होता। चलो छोड़ो, मैं प्राइस बढ़ा देता हूँ, 10 करोड़ रुपए। अब भी तुम्हें सोचना पड़ रहा है। आज जब तक तुम मेरे साथ आने के लिए रेडी नहीं हो जाती तब तक मैं तुम्हारी बोली लगाता रहूंगा। रीना शॉक्ड होकर उन दोनों को देख रही थी। उसने उम्मीद नहीं की थी कि ऐसे ऐसे लोग भी दुनिया में अभी मौजूद थे जो बस अपनी कुछ घटिया ख्वाहिश पूरी करने के लिए इतनी दौलत लुटा सकते थे। रीना को सोचते हुए देखकर छाबड़ा के चेहरे पर शातिर स्माइल आ गई। लगता है लड़की मान गई है। वो सीधे रीना के पास आ गया और उसकी कमर के चारों तरफ अपना हाथ रखने ही वाला था कि रीना ने उसे जोर से धक्का दिया। मेरे पास मत आना, दूर रहो मुझसे। तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे धक्का देने की? रीना, अभी के अभी माफी मांगो सर से। आरव अब तक बैठकर उनका तमाशा देख रहा था। छाबड़ा एक बार फिर गुस्से से रीना की तरफ बढ़ा ही था कि आरव ने उसका हाथ पकड़ा और उसे जोर से मोड़ दिया। लड़की ने ना कह दिया ना। ना का मतलब समझ नहीं आता तुम लोगों को। मेरा हाथ छोड़, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। पहले अपना हाथ तो छुड़ा ले। आरव ने हंसते हुए उसके हाथ को बस थोड़ा और मोड़ दिया, जिसके बाद छाबड़ा की जोरों से चीख निकल गई। मेरा हाथ, मेरा हाथ। छाबड़ा के हाथ में जोरों की मोच आ चुकी थी। ये तुम लोगों ने ठीक नहीं किया, इसका बदला मैं लेकर रहूंगा, तुम लोग बस देखते जाओ। मैनेजर और छाबड़ा वहाँ से तेजी से निकल गए। रीना ने उम्मीद नहीं की थी कि आरव की तरह साधारण दिखने वाला लड़का इतना पावरफुल हो सकता है, लेकिन वो छाबड़ा के पावर को जानती थी, इसलिए उसकी घबराहट कम होने के बजाय और बढ़ने लगी। क्या हुआ? कहीं तुम रिग्रेट तो नहीं कर रही हो? ये मेरे छोटे से बिजनेस के साथ जुड़ के तुमने गलत किया। ऐसी बात नहीं है सर, पर मैं उस छाबड़ा को जानती हूँ। वो अब अपनी इंसल्ट का बदला लेने में पीछे नहीं हटेगा। वो मुझे नहीं छोड़ेगा। अब तुम मेरी एम्प्लॉय हो और मेरी जिम्मेदारी भी, इसलिए अंबानी की गारंटी है कि वो तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएंगे। खैर, इन सब फालतू बातों के लिए मेरे पास टाइम नहीं है। तुम्हें क्या काम करना है वो सुनो। रीना शॉक्ड होकर आरव को देख रही थी। आरव ऐसे बिहेव कर रहा था जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। कल हम फिर से इसी टाइम यहाँ पर मिलेंगे और तब तक तुम नॉवेल्स की टॉप 10 वेबसाइट्स एंड एप्लीकेशंस की लिस्ट तैयार करके आज शाम से पहले मुझे बता देना। ध्यान रहे, ये $1 बिलियन प्रोजेक्ट के काम की चीज है, तो वेबसाइट्स और एप्लीकेशंस भी उस लेवल की ही होनी चाहिए ताकि लंबे समय तक हमें उसमें से अच्छी नॉवेल्स और स्टोरीज मिलती रहें। और हाँ, तुम अपना अकाउंट नंबर बताओ। रीना कंफ्यूज होते हुए आरव को अपने अकाउंट नंबर दे देती है। पिछली कंपनी में तुम्हारी सालाना इनकम कितनी थी? यही कोई 5 लाख रुपए। आरव ने रीना के अकाउंट में पैसे भेज दिए। अगले ही पल रीना के फोन में 10 लाख रुपए क्रेडिट होने का मैसेज आया। ये देखकर रीना शॉक्ड हो गई। मैंने तुम्हें पूरे साल भर का पेमेंट एडवांस में कर दिया है। और हाँ, अगर तुम्हारा परफॉर्मेंस अच्छा रहा तो मैं तुम्हें साल के आखिर में कुछ बोनस भी दे सकता हूँ, तो उसके लिए भी तैयार रहना। पैसे ट्रांसफर करने के बाद आरव ने अपना लैपटॉप उठाया और वहाँ से निकल गया। शाम को आरव के पास रीना का कॉल आया और उसने उसे नॉवेल्स की टॉप 10 वेबसाइट और एप्लीकेशंस की लिस्ट दे दी, जिसे देखकर आरव थोड़ा भड़क गया। उसके बाद में आरव ने रीना को अपनी रिक्वायरमेंट और डिमांड अच्छे से समझाई। कल तक रीना एक नॉर्मल एम्प्लॉय थी और अब आरव ने उसे बड़ी बड़ी वेबसाइट्स और एप्लीकेशंस की लिस्ट निकालने के लिए कहा था। और जैसे ही वो टॉप 10 लिस्ट आरव को पसंद आ जाती, रीना को पहले ही इंस्ट्रक्शंस मिल चुका था कि उसके बाद उसे वेबसाइट्स और एप्लीकेशंस को खरीदने के लिए उनके ओनर्स से मिलने जाना था। ये सब सोचकर ही रीना थोड़ी प्रेशराइज फील करने लगी थी। एक डिसीजन ने कितना कुछ बदल दिया है। पता नहीं आगे मुझे इस खड़ूस अंबानी के लिए क्या क्या करना होगा।
ये कुछ तरीके हैं जिससे एक्विजिशन प्लान को कहीं से भी संभाला जा सकता है। आरव रीना के साथ एक कॉफी शॉप में बैठकर कुछ डिस्कशन कर रहा था। तभी एक लड़का और लड़की हाथों में हाथ डाले कॉफी शॉप के अंदर आ गए और वो सीधे आरव के सामने आकर खड़े हो गए। आरव जीजू, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? और ये लड़की कौन है आपके साथ? शनाया आरव की तरफ क्यूरियोसिटी के साथ देख रही थी। आरव ने मुस्कुराते हुए शनाया की तरफ देखा। ये मेरी एक क्लाइंट है, हम काम से रिलेटेड कुछ बातें कर रहे थे। लेकिन शनाया, तुम अद्वैत के साथ क्या कर रही हो? आरव की बात सुनकर रीना थोड़ी सरप्राइज होकर उसे देखने लगी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि यहाँ चल क्या रहा है, इसलिए उसने चुप रहना ही बेहतर समझा। आरव के सवाल से अद्वैत बिल्कुल चिढ़ गया था। उसने गुस्से से आरव की तरफ देखा। आरव ने प्राइवेट क्लब में जो उसकी हालत कर दी थी, उस वजह से उसे कई दिनों तक हॉस्पिटल में एडमिट रहना पड़ा और आज ही वो हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हुआ था। अरे, मुझे तुम्हें एक बहुत ही अच्छी न्यूज बतानी है। यू नो, शनाया ने मुझे माफ कर दिया है और मैं और शनाया फिर से एक साथ आ गए हैं। शनाया ने धीरे से अपना सिर हाँ में हिला दिया, लेकिन उसके चेहरे पर बहुत ज्यादा खुशी नहीं थी। क्या राघव अंकल ने गैम्बलिंग का कर्ज मॉम डैड को लौटा दिया? आरव का सवाल सुनकर अद्वैत का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। आज वो बहुत अच्छे मूड में था क्योंकि वो और शनाया फाइनली साथ आ गए थे। उसने उम्मीद नहीं की थी कि आरव अचानक से इस बात का जिक्र करेगा। इससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। वो पैसे अंकल और आंटी के हैं, उसमें से तुम्हें 1 रुपया भी नहीं मिलने वाला है। तो बेटर है कि तुम ये सवाल ना ही करो। शनाया, तुम्हारे जीजू होने के नाते मैं तुम्हें एक बात याद दिलाना चाहूंगा कि एक लड़की को कभी भी ऐसे इंसान से शादी नहीं करनी चाहिए जो अपनी बात का मान ना रख पाए। अद्वैत ने गुस्से से आरव को घूरते हुए देखा। तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? मैं और शनाया सच में एक दूसरे से प्यार करते हैं, हमारे बीच में बोलने का हक तुम्हें नहीं है। आरव को खुद से इतने सारे सवाल करते हुए देखकर अद्वैत रीना की तरफ मुड़ गया। और तुम मुझसे सवाल कर रहे हो? खुद को देखा है तुमने? एक अनजान लड़की के साथ बैठे हो। मुझे यकीन है कि ये तुम्हारी क्लाइंट नहीं है। तुम जरूर अदिति को चीट कर रहे हो। तुम पागल हो गए हो। तुम्हें सच में लगता है कि कोई इस तरह कॉफी शॉप में 50 लोगों के बीच में बैठकर किसी को चीट करेगा? इतना कह आरव रीना की तरफ मुड़ गया। रीना, आज के लिए बस इतना ही। तुम जाओ और इस बारे में आराम से सोचो। हाँ सर, मैं निकलती हूँ। मैं तुम्हें बाहर छोड़ देता हूँ। आरव और रीना ने अपना लैपटॉप उठाया और कॉफी शॉप से बाहर आ गए। रीना अपनी गाड़ी से वहाँ से निकल गई। उसके जाने के बाद आरव ने फिर से एक बार कॉफी शॉप के अंदर देखा, फिर से अपनी कार में बैठकर वहाँ से निकल गया। आरव अदिति के ऑफिस आ गया। अदिति ऑफिस खत्म होने के बाद जैसे ही उसकी कार में बैठी, वो मुस्कुराते हुए बोली, आरव, अभी हम घर नहीं जाते। जोया ने मुझे अपने साथ डिनर के लिए इनवाइट किया है और उसका बॉयफ्रेंड भी वहाँ पर आएगा, तो हम साथ चलते हैं ना। जोया अभी भी ललित के साथ है क्या? मुझे भी उनके रिलेशनशिप के बारे में ज्यादा कुछ आइडिया नहीं है, लेकिन ठीक है, अगर जोया को लगता है कि ललित अच्छा इंसान है तो उसे कोशिश करके देख लेने दो। अच्छा, तुम्हें अद्वैत और शनाया के बारे में पता चला? वो लोग फिर से साथ आ गए हैं। जब मैं अपनी क्लाइंट के साथ मीटिंग कर रहा था तो वो दोनों मुझे कॉफी शॉप में मिले थे। क्या सच में? अदिति सरप्राइज लग रही थी और उसने अपना सिर ना में हिला दिया। उसके बाद उसने आगे कहा, मैं इन दिनों बहुत ज्यादा बिजी थी। अब जाकर स्काईटॉप सिटी प्रोजेक्ट बिडिंग का तीसरा राउंड खत्म हुआ। जल्द ही स्काईटॉप सिटी प्रोजेक्ट ऑफिशियली शुरू भी हो जाएगा। मुझे उसकी प्रिपरेशन में बहुत काम करना है। मुझे टाइम ही नहीं मिला शनाया और अद्वैत के मामले में बात करने का। कोई बात नहीं, तुम काम का ज्यादा लोड मत ले लेना। आरव भी बहुत ही ध्यान से स्काई टॉप सिटी प्रोजेक्ट का प्रोग्रेस देख रहा था। रणबीर टाइम टू टाइम आरव को इस प्रोजेक्ट से रिलेटेड सारा अपडेट दे रहे थे। कुछ देर में वो दोनों साथ में एक रेस्टोरेंट में आ गए। अदिति, फाइनली तुम आ गई। जोया लगभग दौड़ती हुई अदिति के पास आई और जोर से उसे हग कर लिया। अदिति ने उसको ऊपर से नीचे तक देखा और खुश होकर बोली, क्या बात है जोया, तुमने तो ऊपर से लेकर नीचे तक सारी ब्रांडेड चीजें ही पहनी है। ये सब मुझे ललित ने दिया है। ललित तो तुम्हारे साथ बहुत ही प्यार से पेश आ रहा है। वैसे वो है कहाँ? वो बाथरूम गया है, अभी आता ही होगा। आओ ना, हम बात करते हैं। बहुत टाइम बाद मिल रहे हैं। अदिति और जोया वहाँ बैठ गए। जोया ने आरव को ऐसे इग्नोर कर दिया जैसे वो वहाँ पर है ही नहीं। कुछ देर में ललित वहाँ आ गया। वो नाखुश होकर आरव को देखने लगा। ललित, कितने दिनों बाद दिखे हो, कैसे हो तुम? ललित के एक्सप्रेशंस डार्क हो गए। तुम्हारी मेहरबानी से मैं ज्यादा ठीक नहीं हूँ। तुमने जो एडवर्टीजमेंट कॉन्ट्रैक्ट दीमिन ऑनर्ड कंपनी से दिलवाया था, वो एक जाल था जिसमें मैं बहुत बुरी तरह से फंस गया हूँ। तुम्हारी वजह से मुझे पैसे तो नहीं मिले, उल्टा $1 मिलियन मुझे अपने हाथों से भरना पड़ा। आरव के चेहरे पर हंसी आ गई। उसने जैसा सोचा था वैसा ही हुआ।
उसने काफी टाइम पहले एक बॉम्ब सेट किया था और आज उसे ब्लास्ट होने की खबर मिल रही थी। अगर ललित बेवजह आरव को अपनी कंपनी से नहीं निकालता तो कभी ललित का इतना नुकसान नहीं होता। ललित की बात सुनकर जोया ऐसे प्रिटेंड करने लगी जैसे उसे बहुत बड़ा झटका लगा हो। ये सब क्या बात कर रहे हो ललित? हाँ ललित, तुम्हारे नुकसान में आरव का क्या दोष है? जब तुम्हारे साथ ये सब हुआ तुमने आरव को उससे पहले ही फायर कर दिया था। ये सब आरव की वजह से हुआ है, क्योंकि यही डीमिन ऑनर्ड कंपनी गया था। कॉन्ट्रैक्ट के रिलेटेड सारी डिस्कशन इसी ने की थी और इसने मुझे नहीं बताया कि उसमें एक रूल ये भी था जिसमें लिखा था कि अगर उन्हें हमारे डिजाइन्स पसंद नहीं आए तो वो हमारे ऊपर कॉन्ट्रैक्ट तोड़ने का इल्जाम लगाएंगे और हमें जितना पैसा पूरे कॉन्ट्रैक्ट से मिलने वाला होगा उसका डबल हमें जुर्माने के तौर पर पे करना होगा। ये कॉन्ट्रैक्ट आरव और डीमिन ऑनर्ड कंपनी के बीच साइन हुआ था और तुम्हें सच में लगता है कि इसमें आरव का कोई हाथ नहीं है? इसकी वजह से मैंने उस प्रोजेक्ट से 1 रुपया नहीं कमाया, उल्टा मुझे डबल पैसे भरने पड़ गए। आरव ने अपने कंधे ऊपर कर दिए। पहली बात, मैंने उस कॉन्ट्रैक्ट के रिगार्डिंग कंपनी से बात जरूर की थी, लेकिन मैंने उसे साइन नहीं किया था, तुमने खुद उसे साइन किया था। दूसरी बात, साइन करने से पहले तुमने कॉन्ट्रैक्ट नहीं पढ़ा, इसमें तुम्हारी गलती है। तुम्हारी तीसरी गलती ये है कि तुमने डिमांड के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट डिजाइन नहीं किया। ये तुम्हारा काम था जो तुम पूरा नहीं कर पाए, नतीजा हुआ कि तुम्हें नुकसान उठाना पड़ा। और सबसे आखिरी बात, जब तुम्हारी कंपनी को बेनिफिट हो रहा था तब तुम मुझे 1 पैसा नहीं दे रहे थे, तुमने मुझे कंपनी से निकाल दिया। फिर जब तुम्हारी कंपनी को नुकसान हुआ तो तुम उसका इल्जाम मुझ पर कैसे डाल सकते हो? तुम्हें थोड़ी सी भी शर्म बाकी है? ललित बिल्कुल हड़बड़ा गया। उसे उम्मीद नहीं थी कि आरव बदले में उसे इस तरह से कटघरे में खड़ा कर सकता है और उसकी गलतियों की लंबी लिस्ट निकाल देगा। आरव, लेकिन तुम ही कॉन्ट्रैक्ट साइन करने गए थे तो गलती भी तुम्हारी हुई। और फिर ललित ने तुम्हें इसलिए निकाला था क्योंकि तुम कभी भी काम पर टाइम से नहीं आते थे और अपने काम को लेकर सीरियस नहीं थे। ललित को बेटर पता है उसने क्यों निकाला था, इसलिए मुझे बहस नहीं करनी। बाय द वे जोया, तुमने हमें डिनर पर इनवाइट किया या फिर सवाल जवाब करके मेरी इंसल्ट करने के लिए यहाँ पर बुलाया है? आरव अदिति की तरफ मुड़ गया। अदिति, मुझे लगता है हमें यहाँ से चलना चाहिए क्योंकि ये खाना मुझे बहुत महंगा पड़ रहा है जो मैं अफोर्ड नहीं कर सकता। आरव ने अदिति का हाथ पकड़ा और उसे लेकर जाने लगा। तभी जोया भागती हुई अदिति के सामने आकर खड़ी हो गई। अदिति, अब प्लीज मत जाओ। ललित की बातों का वो मतलब नहीं था, वो बस थोड़ी सी शिकायत कर रहा था। उसने आरव को पे करने के लिए नहीं कहा। ललित के कहने का वही मतलब था, वो चाहता था कि मैं पे करूं, लेकिन मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगा क्योंकि इस मामले का मुझसे कोई लेना देना है ही नहीं। अगर इसे लगता है कि इन सब में मेरी गलती है तो वो कोर्ट जा सकता है और मुझ पर केस कर सकता है। अगर केस में मैं गिल्टी प्रूफ हो जाता हूँ तो फिर मैं उसकी भरपाई करने के लिए तैयार हूँ। क्या बकवास कर रहे हो तुम? मैंने ललित की तरफ से तुमसे ऑलरेडी माफी मांग ली है ना, फिर अब? कब माफी मांगी तुमने? मैंने तो एक भी शब्द नहीं सुना। कोई बात नहीं आरव, जोया हम इस बात को यहीं पर खत्म करते हैं। अदिति ने आरव को समझाने की कोशिश की ताकि बात यहीं पर खत्म हो जाए, क्योंकि एक तरफ उसका हस्बैंड था और दूसरी तरफ उसकी बेस्ट फ्रेंड जोया खड़ी थी और वो उसके साथ अपना रिश्ता किसी ऐसी छोटी मोटी बात की वजह से खत्म नहीं करना चाहती थी। जोया, आज मैं और आरव तुम्हें ट्रीट देंगे, तो तुम्हें जो भी खाना हो या मंगाना हो तुम ऑर्डर कर लो। नहीं नहीं अदिति, मैंने प्रॉमिस किया था तो ये डिनर ट्रीट मेरी तरफ से है। चलो ऑर्डर करते हैं। जोया ने मेन्यू कार्ड उठा लिया और ऑर्डर करने लगी। उसने अपनी, अदिति और ललित की पसंद का सारा कुछ ऑर्डर कर लिया और फिर कार्ड वापस वेटर की तरफ बढ़ा दिया। आरव से उसने खाने को लेकर कुछ पूछा भी नहीं, लेकिन अदिति ने आरव का भी खाना अपने साथ ऑर्डर कर दिया था। खाना सर्व होने लगा। अदिति और जोया बातें करने लगे। बीच बीच में वो लोग हंस भी रहे थे। आरव और ललित चुप थे। उन दोनों ने ना ही कुछ कहा और ना ही उनके बीच में इंटरप्ट किया। लेकिन फिर जोया अचानक से बोली, यार अदिति, जब से तुमने पुरानी पोस्ट छोड़ी है वहाँ पर काम करना बहुत बोरिंग हो गया है। मैं अपने पुराने दिनों को बहुत याद करती हूँ। मैं अब हेड ऑफिस चली गई हूँ और स्काईटॉप सिटी प्रोजेक्ट में काफी बिजी हूँ, इसी वजह से तुमसे कांटेक्ट करने का टाइम ही नहीं मिला। आई एम सो सॉरी फॉर दैट। जोया की आंखें चमक उठी। वो स्माइल करके एक्साइटेड होकर बोली, अदिति, क्या मैं भी तुम्हारे साथ हेड ऑफिस में अपना ट्रांसफर करवा सकती हूँ? फिर हम रोज मिल पाएंगे। अदिति हैरानी से जोया को देखने लगी। मेरे पास ये अथॉरिटी नहीं है कि मैं किसी का ट्रांसफर करवा सकूं।
ये तो रणवीर सर ही देखते हैं। हमारे ग्रुप में जितने भी लोग आए हैं उनको खुद रणवीर सर ने ही सिलेक्ट किया है। जोया ने अदिति के हाथ के ऊपर प्यार से अपना हाथ रख दिया और क्यूट बनने की कोशिश करते हुए बोली, अदिति अब प्लीज तुम एक बार कोशिश करके देखो ना, मैं सच में तुम्हारे साथ काम करना चाहती हूँ। अगर तुम रणवीर सर को बोलोगी तो वो मना नहीं करेंगे, और फिर जब भी प्रोजेक्ट शुरू हो जाएगा तब तुम्हारा वर्क भी काफी हैवी हो जाएगा, तो मैं वहाँ जाकर तुम्हारा वर्कलोड कम करने की कोशिश करूंगी। तुम वहाँ मुझे अपनी असिस्टेंट ही समझ लेना। अदिति ऑकवर्डली मुस्कुराने लगी। जोया को डायरेक्टली मना कर पाना उसके लिए आसान नहीं था। तुम एक बार अच्छे से सोच लो, वहाँ का वर्क प्रेशर थोड़ा हैवी है। तुम्हें पूरा दिन धूप में खड़ा रहना पड़ सकता है और वहाँ की सैलरी भी काम के अकॉर्डिंग इतनी खास नहीं है। वहाँ जाने के बाद तुम्हें परेशानी उठानी पड़ सकती है। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि मैं वहाँ तुम्हारे साथ काम करूंगी, और वैसे भी ये प्रोजेक्ट खत्म होने के बाद तुम्हारा बहुत अच्छा प्रमोशन हो जाएगा, और अगर मैं तुम्हारे पीछे पीछे आती हूँ तो मेरा भी थोड़ा बहुत प्रमोशन और इंक्रीमेंट तो हो ही जाएगा। ठीक है, मैं रणवीर सर से बात करती हूँ। मैं तुम्हें प्रॉमिस तो नहीं कर सकती, लेकिन मैं कोशिश जरूर करूँगी। थैंक यू सो मच अदिति। आई एम श्योर कि रणवीर सर तुम्हारी बात मान जाएंगे। अब चलो ड्रिंक करते हैं। जोया खुश होकर जूस का ग्लास अदिति के साथ शेयर करते हुए जूस पीने लगी। खाना खत्म कर जोया ने बिल पे किया और वो अपने घर की तरफ निकल गए। वापस आते समय आरव अदिति को समझाते हुए बोला, अदिति, जब जोया का तुम्हारे साइड ट्रांसफर हो जाए तब तुम्हें उस पर थोड़ी ज्यादा नजर रखनी पड़ सकती है। आई नो कि वो तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड है, लेकिन तुम्हें उसे भी वैसे ही ट्रीट करना पड़ेगा जैसे तुम बाकी कलीग्स के साथ करते हो, वरना कई लोगों को ये ना लगे कि तुम उसकी तरफ बायस्ड हो। हाँ, मैं भी यही सोच रही थी, पर मुझे लगता है कि रणवीर सर इस बात के लिए मानेंगे ही नहीं। खैर, स्काई टॉप सिटी प्रोजेक्ट की सक्सेस सेरेमनी के लिए 2 दिन बाद एक बड़ी सी पार्टी रखी गई है, जिसमें शहर के नामी लोग वहां पर आएंगे। तो मैं चाहती हूँ कि मेरे हस्बैंड भी मेरे साथ वहां चले। अरे नेकी और पूछ पूछ। 2 दिन बाद स्काई टॉप सिटी प्रोजेक्ट के लिए गोल्डन गेट रियल एस्टेट कंपनी में एक बड़ी सी मीटिंग अरेंज की गई थी, जहां पर शहर के बड़े बड़े न्यूज रिपोर्टर्स, ब्रॉडकास्टर्स और इंटरव्यूअर्स आए हुए थे। अदिति ने उस पूरे जगह का एक वीडियो बनाकर आरव को भेज दिया था, लेकिन आरव को जगह देखने में कोई इंटरेस्ट नहीं था। उसे बस एग्जीबिशन प्लान की प्रोग्रेस के बारे में फिक्र हो रही थी। आरव घर के हॉल में एक सोफे पर बैठा हुआ था। वो बस रैंडमली अपना कॉल हिस्ट्री चेक कर रहा था। रैंडमली उसकी उंगली निहाल सिंह के नाम के आगे रुकी। जब मैं सिंगापुर में था तब निहाल सिंह ने मुझे कॉल किया था कि हमें मनाली में फैमिली बिजनेस को लेकर इम्पोर्टेंट डिसीजन लेने थे, लेकिन उन्होंने मुझे दोबारा कॉल क्यों नहीं किया? आरव ना चाहते हुए भी इस बारे में सोचने लगा। इस तरह मुझे मिला मौका हाथ से जाना एक ही इशारा करता है, मेरे खिलाफ पॉलिटिक्स। तभी आरव के पास रीना का कॉल आया। रीना ने बताया कि उसने कुछ एक्सपीरियंस्ड, हाईली स्किल्ड टैलेंट शॉर्टलिस्ट किए हुए हैं, जो कंपनी के लिए काफी बेनिफिशियल हो सकते हैं, लेकिन कुछ चीजों को लेकर वो अभी तक कुछ कंफ्यूज थी। सर, मुझे जानना था कि हमें इनकी सैलरी क्या रखनी है और इन्हें कौन सी पोजीशन देनी है। उनका बैकग्राउंड क्या है? एक प्रोफेशनल लॉयर है जो परचेज और ट्रेडमार्क के लिए काम करेंगे। एक हाई लेवल मैनेजर है जिसने पिछले 10 सालों से कंपनी के बिजनेस मैनेजमेंट के ऊपर काम किया है, और एक सेक्रेटरी है जिसे कमर्शियल अफेयर्स का काफी एक्सपीरियंस है। इसी तरह के और भी लोग हैं। नॉट बैड, ये सुनने में तो काफी अच्छे लग रहे हैं। एक काम करो, उनका रेज्यूमे मुझे फॉरवर्ड करो। मैं एक बार गो थ्रू करके उन्हें कंपनी ज्वाइन करने का लेटर भेजूंगा, जिसमें सैलरी के रिगार्डिंग बातें भी मेंशन होंगी। इसके बाद उसने कॉल कट कर दिया। आरव अभी भी निहाल सिंह के उस कॉल के बारे में ही सोच रहा था। कहीं ऐसा तो नहीं मेरी फैमिली मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटी देने से पीछे हट रही है? अगर ऐसा है तो इसका साफ मतलब है कि वहाँ पॉलिटिक्स अपने टॉप पर है, और अगर ऐसे में मैं अदिति को उनके सामने लेकर गया तो शायद वो अदिति को मेरी वाइफ माने भी ना। आरव ने अपनी पूरी प्लानिंग शुरू कर दी थी, इसलिए रिज्यूमे मिलने के बाद आरव ने कुछ लोगों को हायरिंग के लिए सिलेक्ट भी कर लिया। दूसरी तरफ स्काई टॉप सिटी प्रोजेक्ट की सक्सेस मीटिंग के बाद शाम को सेलिब्रेशन पार्टी भी थी। रणवीर ने ये पार्टी होटल सिम्बा में ऑर्गेनाइज किया था, क्योंकि आरव का मानना था कि ये अपने होटल की ग्रोथ और पॉपुलैरिटी पर काम करने के लिए उनके पास बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, इसलिए ये पार्टी उन्हीं की होटल में हो रही थी।
ताकि उनके एक हाथ से पैसा जाए तो दूसरे पॉकेट में सारा पैसा अपने ही आप वापस आ जाए। जब दोनों पार्टी में पहुंचे तो लोग फौरन अदिति से मिलने के लिए उसके पास आने लगे, क्योंकि सबको पता था कि अदिति स्काई टॉप सिटी प्रोजेक्ट की पर्सन इंचार्ज है। अदिति अपना सर प्राउडली उठाते हुए सबसे मिल रही थी। आरव, तुमने देखा अब मेरा स्टेटस भी कितना ऊंचा हो गया है। पहले तो ये लोग मेरी तरफ देखते, इतनी जल्दी शादी कर रहे हो? तुम दोनों तो पहले एंगेजमेंट करने वाले थे ना? ईशा और निखिल पहले एंगेजमेंट करने वाले थे, लेकिन अब जब निखिल का प्रमोशन हो गया और वो अपनी कंपनी का लीगल रिप्रेजेंटेटिव बन गया था, तो कोकिला जी को लग रहा था कि कहीं निखिल बाद में शादी को लेकर सेकंड थॉट ना सोचने लगे, और इस वजह से वो जल्द से जल्द ईशा और निखिल की शादी करना चाहती थी। आई थिंक पंडित जी ने कुछ डेट वगैरह का इश्यू बताया था, इसी वजह से सीधी शादी की बात हो रही है। तभी वहाँ एक अधेड़ उम्र का आदमी अपनी सेक्रेटरी के साथ आ गया। अदिति चंद्रा। मिस्टर बंसल। अदिति ने उनसे बहुत ही पोलाइटली अपना हाथ मिला लिया। मिस्टर बंसल के चेहरे पर एक बड़ी सी स्माइल आ गई। अदिति चंद्रा, मैंने आपको कई बार डिनर के लिए इनवाइट किया, लेकिन आप कभी आई नहीं, और इसलिए इस बार मैं खुद आया हूँ। मिस्टर बंसल, मैं भी हमेशा से आपसे मिलना चाहती थी, पर मैं थोड़ी बिजी थी, लेकिन अब मैं फ्री हूँ। हम डिनर पर जरूर मिलेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, मैं ये बात याद रखूंगा और आपको भी भूलने नहीं दूंगा। मिस्टर बंसल अदिति के पास खड़े आरव, निखिल और ईशा की तरफ मुड़े। अदिति जी, आप अपने दोस्तों से तो मिलवाइए हमें। मिस्टर बंसल, ये मेरे हस्बैंड है आरव अंबानी। ये एक एडवर्टीजमेंट कंपनी में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। इनकी वजह से इनकी कंपनी का काफी ग्रोथ भी हो रहा है। आरव ने मुस्कुराते हुए हाँ में सिर हिला दिया। उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया और स्माइल के साथ बोला, हेलो मिस्टर बंसल। मिस्टर बंसल ने हाथ मिलाने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया ही था, तभी निखिल ने उनका हाथ थाम लिया और उनके सामने आकर खड़ा हो गया। मैं निखिल हूँ, मैं भी एक कंपनी में जनरल मैनेजर हूँ। इसके पहले मैं काफी टाइम तक चीफ सेक्रेटरी के तौर पर एक रियल एस्टेट कंपनी में काम करता था। निखिल के इस तरह आगे बढ़कर खुद का हाथ पकड़ने के बाद मिस्टर बंसल थोड़ी नाखुश हो गए। वो हैरानी से निखिल को देखने लगे। उन्होंने आज से पहले निखिल का नाम कभी नहीं सुना था। वो कुछ रिएक्ट कर पाते इसके पहले ही ईशा बोल पड़ी। मिस्टर बंसल, मैं ईशा चंद्रा हूँ। अदिति दी मेरी कजिन है और निखिल मेरा होने वाला हस्बैंड है। हम सब एक ही फैमिली हैं। निखिल और ईशा की बात सुनकर मिस्टर बंसल बिल्कुल चुप हो गए। स्काई टॉप सिटी प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व होने के बाद अदिति को सब जानने लगे थे, और इसी वजह से मिस्टर बंसल उसके पास आकर उससे बातचीत करना चाहते थे, लेकिन उन्होंने उम्मीद नहीं की थी कि अदिति के पास खड़े लोग इस तरह उन पर झपट पड़ेंगे। मिस्टर बंसल, आई होप कि हम फ्यूचर में एक साथ कभी काम कर पाएं। हाँ, क्यों नहीं। अच्छा अदिति जी, आप लोग बातें कीजिए, मैं अपने बाकी के साथी से मिलकर आता हूँ। अपनी बात कहकर मिस्टर बंसल वहाँ से मुड़े और अपनी सेक्रेटरी के साथ वहाँ से चले गए। अदिति को ये सब अच्छा नहीं लग रहा था। ईशा, इस तरह किसी भी बाहर वाले के सामने हमारे रिलेशनशिप के बारे में कुछ भी मत बताओ। इस तरह बात करने से मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है। कैसे मिसअंडरस्टैंडिंग अदिति दी? हम रिलेटिव्स तो है ना। कहीं आपको ये डर तो नहीं कि हम आपके नाम का फायदा उठाएंगे? मेरा वो मतलब नहीं था। अदिति को समझ नहीं आ रहा था वो अपनी बात ईशा को कैसे समझाए, इसलिए वो चुप हो गई। तभी वहाँ पर रणवीर कुछ लोगों के साथ आए। अदिति, आप इनसे मिलिए। ये है मनाली के सेक्रेटरी मानव मल्होत्रा, और ये स्काई टॉप सिटी प्रोजेक्ट के इंचार्ज भी हैं, और ये हैं सिक्योरिटी ब्यूरो के मिनिस्टर, और इन्हें तो आप जानती ही हैं, मिस्टर नीरव, जो गोल्डन गेट रियल एस्टेट कंपनी के डायरेक्टर हैं। और जेंटलमैन्स, ये ब्यूटीफुल लेडी जो दूर से ही चमक रही हैं, ये और कोई नहीं, स्काई टॉप सिटी प्रोजेक्ट की पर्सन इंचार्ज अदिति चंद्रा हैं। अदिति जल्दी से आगे आ गई और उसने मुस्कुराते हुए बारी बारी से सबसे हाथ मिलाया। आई होप कि हमारा साथ में काम करने का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा हो। अदिति जी, आप तो वाकई बेहद खूबसूरत हैं और आपका काम भी तारीफ के काबिल है। स्काई टॉप सिटी जैसे प्रोजेक्ट इतनी जल्दी मिलना ये साबित करता है कि आप अपने काम में सच में एक एक्सीलेंट परफॉर्मर हैं। मैं जल्दी प्रोजेक्ट की लोकेशन पर जाकर खुद प्रोग्रेस देखूंगा, तब मुझे आपका काम भी करीब से देखने का मौका मिलेगा। तभी निखिल सामने आ गया और उसने खुद का इंट्रोडक्शन देते हुए कहा, हेलो जेंटलमैन्स, मैं स्प्लेंडेड बिल्डर का जनरल मैनेजर हूँ। इसके पहले मैं एक रियल एस्टेट ब्यूरो का चीफ एग्जीक्यूटिव था, और मैं अदिति जी का कजन इन लॉ भी हूँ। मैं अदिति दी की कजिन ईशा चंद्रा हूँ। स्प्लेंडेड बिल्डर्स, ये कंपनी तो शायद बहुत बुरी तरह से मार्केट में पिट रही है। रिसेंटली न्यूज़ में आया था कि वहाँ पर सेफ्टी का बहुत प्रॉब्लम है। सेफ्टी की वजह से 2 एम्प्लॉयज़ की जान चली गई थी।
और जिस कंपनी का ये काम कर रहे थे उनका बहुत नुकसान हुआ था। ये सब सुनने के बाद निखिल के चेहरे का रंग उड़ गया। उसने ऑकवर्डली स्माइल करते हुए कहा, हमने ऑलरेडी उस मामले को सुलझा दिया है। वहाँ का लीगल रिप्रेजेंटेटिव मैं हूँ और आई प्रॉमिस कि अब से ऐसी गलती दोबारा कभी नहीं होगी। इस बार स्काई टॉप सिटी प्रोजेक्ट हम अच्छी तरह से हैंडल करेंगे। नीरव जी, ये रियल एस्टेट ब्यूरो में चीफ एग्जीक्यूटिव थे, क्या आप इन्हें जानते हैं? हाँ, मैं इन्हें जानता हूँ। ये मेरे साथ ही एक कंपनी में थे, मेरे जूनियर थे। इनफैक्ट कुछ दिनों पहले इन्हें रिश्वत लेने के जुर्म में सस्पेंड कर दिया गया था। मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतनी जल्दी अपने काम में वापस आ जाएंगे और वापस से सब कुछ इतनी जल्दी शुरू कर लेंगे। बाय द वे, कॉन्ग्रेचुलेशंस निखिल। आरव स्माइल करने से खुद को रोक नहीं पाया। उसने निखिल के चेहरे की तरफ देखा। निखिल का एम्बैरेसमेंट से बुरा हाल था, क्योंकि इतने बड़े लोगों के सामने उसकी एक एक कर सारी सच्चाई खुलती जा रही थी। नीरव जी ने सबके सामने निखिल को बुरी तरह से एक्सपोज कर दिया था। जब रणवीर जी को पता चला कि अदिति निखिल की रिलेटिव है, तो उनके मन में सवाल आने लगा कि कहीं अदिति की वजह से उनके काम में गलत असर न पड़े और मार्केट में उनकी रेपुटेशन खराब ना हो जाए। आप जैसे यंग लोगों के लिए गलती करना एक छोटी सी बात है, लेकिन उस गलती से जितनी जल्दी सीख लो वो तुम्हारे लिए और हम सब के लिए बेटर होगा। आई थिंक प्राइम एसेंस होल्डिंग के प्रेसिडेंट आ रहे हैं, हम सब उनसे मिलते हैं। रणवीर सारे बड़े लोगों को लेकर वहाँ से चले गए। ईशा नीरव को घूरते हुए धीमी आवाज में बोली, रिश्वत थोड़ी था वो कुछ गिफ्ट्स थे, और गिफ्ट्स लेने में प्रॉब्लम क्या है? मुझे तो लगता है ये निखिल की कैपेबिलिटी और टैलेंट से जेलस हो रहा है। अदिति दी, आप ये सब बकवास पर ध्यान मत देना। अदिति ने कोई जवाब नहीं दिया। वो थोड़ी परेशान लग रही थी। उसने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि निखिल ऐसा कुछ कर सकता है। निखिल की वजह से बड़े लोगों के सामने अदिति की इमेज भी दांव पर लग गई थी। अदिति, मेरे पेट में बहुत तेज दर्द हो रहा है, मुझे वॉशरूम जाना है। अदिति, क्या तुम मुझे वहाँ का रास्ता दिखा दोगी प्लीज? आरव ने बेवजह एक एक्सक्यूज दिया और अदिति को लेकर हॉल से बाहर आ गया। हॉल के बाहर आने के बाद आरव रुक गया। ये देखकर अदिति कंफ्यूज हो गई। आरव, जब वो रहा वॉशरूम। मैं ठीक हूँ, मैं बस तुम्हें हॉल से बाहर लेकर आना चाहता था। कुछ नहीं कह सकता था, इसलिए वो अदिति को लेकर बाहर आ गया। मैंने निखिल की कंपनी का रिकमेंडेशन नीरव सर के सामने रखा था और वो मान भी गए। वो मेरे और निखिल के रिलेशन को तब नहीं जानते थे, लेकिन आज सब कुछ उनके सामने आ गया है। और नीरव सर और रणवीर सर के चेहरे पर साफ दिखाई दे रहा था कि वो इस रिवीलेशन से खुश नहीं थे। और निखिल ने तो मुझे ये भी नहीं बताया था कि वो रिश्वत लेने की वजह से कंपनी से फायर हुआ था। अगर इस सब की वजह से रणवीर सर या नीरव सर ने मुझे मेरे पोजीशन से हटा दिया, फिर मैं क्या करूंगी? नीरव सर या मिस्टर रणवीर इतने बेवकूफ नहीं है। ये प्रोजेक्ट ऑलरेडी शुरू हो चुका है। वो ऐसे तुम्हें प्रोजेक्ट से बाहर नहीं निकाल सकते। तुम्हें बस अपने काम पर फोकस करना है और सिर्फ खुद पर फोकस करना है, ताकि तुम उन्हें साबित कर सको कि तुम निखिल की तरह नहीं हो। आई होप ऐसा ही हो। आरव, अब जब तुम ठीक हो तो क्या हम अंदर चले? नहीं, हम कुछ देर यहीं पर रहेंगे ताकि तुम्हारा मूड ठीक हो, फिर हम जाएंगे। ओके? कुछ देर तक बाहर घूमने के बाद वो लोग वापस हॉल में आ गए। अब हॉल में और भी ज्यादा लोग आ गए थे। ईशा और निखिल कहीं दिखाई नहीं दे रहे थे। तभी एक जानी पहचानी लड़के की आवाज अदिति और आरव के कानों में सुनाई पड़ी। अदिति! अदिति ने पीछे मुड़कर देखा, सामने कृष था। वो हैरान हो गई। आरव भी कंफ्यूजन से देखने लगा। कृष ने अपने पॉकेट से एक बिजनेस कार्ड निकाला और उसे अदिति की तरफ बढ़ा दिया। मैंने प्राइम एसेंस कंपनी ज्वाइन कर लिया है। खंडेलवाल सर मुझसे बहुत इम्प्रेस्ड हैं और वो चाहते हैं कि मैं स्काई टॉप सिटी प्रोजेक्ट के फर्स्ट फेज पर काम करूं। आरव, मैं वहाँ का कंस्ट्रक्शन मैनेजर और डिजाइन कंसल्टेंट हूँ। कांग्रेचुलेशंस कृष, तुम्हें उस कंपनी में बहुत अच्छी पोजीशन मिली है। ये तो हमारी कंपनी के पोजीशन से बहुत बेटर है। उस कंपनी में भले पोजीशन अच्छी नहीं थी, लेकिन कम से कम मैं तुम्हें रोज तो देख पाता था। वैसे अब मैं फेज 1 का इंचार्ज हूँ और तुम अपनी कंपनी की तरफ से सेकंड फेज की इंचार्ज हो, तो हम फ्यूचर में मिलते ही रहेंगे। आरव ने कृष को घूरते हुए देखा, लेकिन कृष जैसे उसे सीरियसली नहीं ले रहा था। उसने फिर से एक बार आरव के सामने ही अदिति से मिलने की बातें कह डाली थी। आरव, तुम मुझे गलत मत समझना। मैं और अदिति फ्यूचर में मिलेंगे, लेकिन सिर्फ काम की वजह से। इसका कोई और मतलब नहीं होगा। आई होप कि उसका कोई और मतलब ना हो। तभी वहाँ पर ईशा और निखिल भागते हुए आए। अदिति, ये कौन है?
कृष आगे बढ़कर खुद ही खुद को इंट्रोड्यूस किया। मैं कृष पोद्दार हूँ। मैं अदिति का क्लासमेट रह चुका हूँ। अभी मैं अब्रॉड से स्टडी करके वापस आया हूँ। अभी मैं प्राइम में साइंस कंपनी में काम कर रहा हूँ, तो इसलिए मैं अदिति से मिलने आ गया। आप अब्रॉड से पढ़कर आए हैं? निखिल और ईशा एक्साइटेड होकर कृष से बात करने लगे। वो उससे लगातार सवाल कर रहे थे। दोनों ने हैंडशेक किया और फिर कृष ने अपना बिजनेस कार्ड निकालकर निखिल को दे दिया और मुस्कुराते हुए बोला, हम फ्यूचर में एक दूसरे के कांटेक्ट में रहेंगे। कृष से मिलकर निखिल बहुत खुश हुआ, क्योंकि आज कृष पहला आदमी था जो उससे बहुत एक्साइटेड होकर मिला था। उन्हें इस तरह देखकर अदिति नहीं चाहती थी कि आरव ऑकवर्ड फील करे। आप लोग बातें कीजिए, मुझे कुछ लोगों से मिलना है, मैं निकलती हूँ। अदिति ने आरव का हाथ पकड़ा और उसे लेकर वहाँ से निकल गई। निखिल और बाकी आपस में बातें कर रहे थे। कृष को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो रिग्रेट कर रहा था कि वो इन लोगों से पहले क्यों नहीं मिला। दूसरी तरफ अदिति आरव से बातें कर रही थी। मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि कृष आज यहाँ पर आएगा। मैं जानता हूँ अदिति, तुम्हें कुछ भी एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। तभी वहाँ रणवीर जी की सेक्रेटरी अदिति के पास आई। अदिति मैम, रणवीर सर ने आपको बुलाने को कहा है। वो कुछ इम्पोर्टेंट लोगों से आपको मिलाना चाहते हैं। आरव ने अदिति के हाथ पर थपथपाया और उसे जाने को कहा। अदिति सेक्रेटरी के साथ वहाँ से चली गई। आरव अकेले डाइनिंग टेबल के पास आ गया और कुछ मिठाइयाँ लेकर खाने लगा। कुछ देर बाद उसने देखा कि कृष उसकी तरफ आ रहा है। क्या हुआ आरव? कहीं तुम्हें ऐसा तो नहीं लग रहा कि ये दुनिया आपकी नहीं है? तुम्हें पक्का फिश आउट ऑफ वाटर वाली फील आ रही होगी, है ना? आरव रसमलाई खा रहा था। उसने कृष की तरफ देखा भी नहीं। ये देखकर कृष के चेहरे पर गुस्सा साफ दिखाई देने लगा। यहाँ पर जितने भी लोग हैं सभी किसी न किसी बड़े बिजनेस या कंपनी के एम्प्लॉयज हैं। तुम्हें शर्म नहीं आती कि तुम किसी भी कंपनी से जुड़े नहीं हो, फिर भी यहाँ चले आए? खास इज्जत नहीं करेगी। आरव, पहले वो तुम्हारी रिस्पेक्ट करती थी क्योंकि वो भी कोई छोटा मोटा काम करती थी, लेकिन अब वो एक बहुत बड़ी पोजीशन पर है। उसका फ्यूचर ब्राइट है और तुम उसके साथ रहकर किसी भी तरीके से उसकी हेल्प नहीं कर सकते हो। और ये बात उसे आज नहीं तो कल रियलाइज हो जाएगी। अब तुम ये तो नहीं कहने वाले कि तुम अदिति के लायक हो। तुमने बिल्कुल ठीक सोचा, मैं अदिति के लायक हूँ। जब यूनिवर्सिटी में हम दोनों साथ थे तो सब हमें देखकर आए भरते थे, कहते थे कि प्यार हो तो हमारी तरह होना चाहिए। बाकी तुम खुद समझ जाओ। अब सब चीज़ें ओपनली तुम्हारे सामने तो नहीं कह सकता ना, लेकिन एक बात मैं तुम्हारे सामने साफ कह देता हूँ कि मैं तुमसे नहीं डरता। मैं अदिति को तुमसे छीन कर ले जाऊंगा, चाहे उसके लिए मुझे तुमसे जंग ही क्यों ना लड़नी पड़े। आरव की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। वो जो खा रहा था उसके मुंह से निकल गया। तुम जंग लड़ोगे मुझसे? खैर, तुम उस लायक भी नहीं हो। क्या कहा तुमने कि मैं इसके लायक नहीं हूं? तुम बस देखते जाओ कैसे मैं अदिति को तुमसे वापस छीनता हूं। बोलने से पहले सोचो और डरो कि कहीं तुम्हारी कही बात तुम्हें ही महंगी साबित ना हो जाए। कृष आरव को उंगली दिखाते हुए वहाँ से गुस्से में निकल गया। आरव अभी भी शांत होकर अपनी मिठाई खा रहा था। आरव ने एक नजर हॉल में खड़े बड़े लोगों को देखा। वो सभी उसे एक छोटे छोटे कैरेक्टर लग रहे थे जो लगातार एक दूसरे को इम्प्रेस करने में लगे हुए थे। उनके बीच में बस रणवीर और अदिति ही थे जो पूरे हॉल में सबका ध्यान बार बार अपनी तरफ खींच रहे थे। अब पार्टी खत्म होने को आई थी। अदिति लोगों से मिल मिलकर बहुत थक चुकी थी। आरव, अब 12 बज गए हैं। मैंने रणवीर सर से बात भी कर ली। हम घर के लिए निकले क्या? अब इन कपड़ों और हील्स में मैं और ज्यादा देर तक खड़ी नहीं रह पाऊंगी। पार्टी रात 12 बजे तक चली। उसके बाद सब अपने अपने घर निकल गए। अगली सुबह अदिति ने आरव को उसके कंस्ट्रक्शन साइट पर छोड़ने के लिए कहा। कल रात की पार्टी में ही ओपनिंग सेरेमनी भी सेलिब्रेशन हो चुकी थी और इस वजह से आज से उनका काम शुरू हो गया था। कंस्ट्रक्शन साइट पर निखिल की कंपनी के भेजे गए मजदूर अपना काम शुरू करने आ गए थे। जब आरव और अदिति वहां पर पहुंचे तो अपने सामने राकेश जी और कोकिला जी को देखकर हैरान हो गए। डैड, बड़ी माँ, आप यहाँ पर क्या कर रहे हो? राकेश जी ने एक बड़ी सी स्माइल के साथ अदिति को देखा। अरे तुम भूल गई हो क्या? मैं निखिल की कंपनी का शेयर होल्डर हूँ और इसलिए उसने मुझे वर्किंग साइट को मैनेज करने के लिए यहाँ पर भेजा है। मैं यहाँ का काम देख रहा हूँ और मैं यहाँ की जगह देखने आई हूँ। मैं देखना चाहती हूँ कि मैं कहाँ पर एक अपना छोटा सा शॉप ओपन कर सकती हूँ। यहाँ का काम तो काफी लंबा चलेगा और यहाँ पर कम से कम 1000 वर्कर्स काम कर रहे हैं।
अगर सभी वर्कर्स ने रोज कम से कम एक पानी की बोतल भी मुझसे खरीदी तो मेरे तो हजारों की इनकम शुरू हो जाएगी। राकेश जी ने जब आरव को देखा तो वो थोड़े नाराज होकर बोले, तुम अभी तक यहाँ पर खड़े क्यों हो? तुम्हें आज काम पर नहीं जाना? तुम्हें इस तरह देखकर मुझे लगता नहीं है कि तुम्हारा काम कुछ अच्छा चल रहा है। तो फिर तुम अपना जॉब छोड़कर निखिल की कंपनी क्यों ज्वाइन नहीं कर लेते? बड़ी माँ, आप पक्का मजाक कर रही हैं। मुझे कंस्ट्रक्शन और बिल्डिंग के काम का कोई भी आइडिया नहीं है, तो मैं निखिल की कंपनी ज्वाइन कर उसके लिए कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करना चाहता। आरव अदिति की तरफ मुड़ गया। अदिति, तुम काम शुरू करो, मैं अपने ऑफिस जाता हूँ। आरव पास के ही एक कॉफी शॉप में चला गया। उसने अपना लैपटॉप ऑन कर लिया। उसने कुछ स्टॉक्स और बॉन्ड्स में इन्वेस्टमेंट को लेकर रिसर्च करनी फिर से शुरू कर दी और वो कुछ दिनों तक यही करता रहा। 10 दिन बीत गए थे। अदिति भी कभी कंस्ट्रक्शन साइट पर काम करने जाती तो कभी कंपनी से ही काम करती। वो बहुत बिजी हो गई थी। इसी बीच रीना ने भी अपना परचेजिंग प्लान कंप्लीट कर लिया था और वो वापस मनाली शहर आ गई थी। ये 7 नॉवेल्स की वेबसाइट्स हैं जो हमने खरीदी हैं। वेबसाइट्स में जितने भी नॉवेल्स हैं अब उन पर लीगली हमारा राइट है और वहाँ पर कुछ बेस्ट सेलर बुक्स के ऑथर्स भी हैं जो हमारे साथ लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए रेडी हैं। डॉक्यूमेंट को देखने के बाद आरव थोड़ा कंफ्यूज हो गया। बाकी की 3 वेबसाइट्स, उनकी डिटेल्स कहाँ पर हैं? उन 3 वेबसाइट्स ने अपने राइट्स हमें बेचने से मना कर दिया है। उनके पीछे आई एम श्योर कि कोई स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। फर्स्ट एंड सेकंड रैंकिंग नोवेल वेबसाइट्स रियासत ट्रेडिंग के अंडर है और चौथी रैंकिंग वेबसाइट सिल्वर मून कंपनी ने खरीदी है। ये दोनों ही कंपनी यहाँ के बिजनेस वर्ल्ड में लगभग रूल करते हैं। उनकी कंपनी बहुत सारी इंडस्ट्रीज में इन्वॉल्व है। मुझे नहीं लगता कि ये लोग अपनी कंपनी बेचने के लिए कभी भी रेडी होंगे। आरव इन दोनों कंपनी के बारे में जानता था और उसे रीना की बात सही लग रही थी। ठीक है, तुमने बहुत अच्छा रिसर्च किया है और तुम बहुत अच्छा काम भी किया है। अब हमारे पास इतनी सारी नॉवेल्स हैं तो हमें कुछ प्रोफेशनल्स की जरूरत पड़ेगी जो इन नॉवेल्स की वैल्यू डिटरमाइन कर सके और स्काई टॉप सिटी प्रोजेक्ट कंप्लीट होने के बाद उन नॉवेल्स से जो भी बनाना है, मूवीज, ड्रामा, एनिमेशन, गेम्स या ऑडियो बुक्स, वो देख सके और उसके अकॉर्डिंग प्लान तैयार कर सके। सर, हमने ऑलरेडी इन सारी वेबसाइट को खरीदने में 1 बिलियन से ज्यादा खर्च कर दिए हैं। अब आप इनमें और भी पैसे खर्च करना चाहते हैं? आपको नहीं लगता ये सब कुछ ज्यादा जल्दी हो रहा है? मैं जो कह रहा हूँ बस वो करो। मेरे पास पैसे की कोई कमी नहीं है, बस अब हमें मैन पावर चाहिए ताकि वो अपना काम स्टार्ट कर सके। और तुम्हारे लिए एक और काम है, मैंने कुछ ब्रॉडकास्ट प्लेटफॉर्म को शॉर्टलिस्ट किया है। तुम्हें उनके पास जाकर उनसे मिलकर उन प्लेटफॉर्म्स पर और कुछ पॉपुलर इन्फ्लुएंसर्स को साइन करना होगा। आरव के ऑर्डर को सुनकर रीना थोड़ी नाखुश हो गई। सर, आज ही तो मैं वापस मनाली लौटी हूँ और आप चाहते हैं कि मैं फिर से बाहर जाऊँ? ये तुम्हारे ऊपर है कि तुम जाना चाहती हो या नहीं। अगर तुम नहीं जाना चाहती हो तो मैं किसी और को तुम्हारी जगह पर भेज दूंगा। रीना ने गुस्से से अपने दांत को पीस लिया। वो जबरदस्ती स्माइल करने की कोशिश करने लगी। ओके, मैं जाऊंगी। रीना ने लिस्ट का कागज अपने हाथ में थाम लिया और वहाँ से जाने को मुड़ी। अचानक वो रुक गई और फिर से एक बार आरव की तरफ मुड़ गई। सर, क्या मैं आपसे एक सवाल पूछ सकती हूँ? क्या आप भी किसी के लिए काम करते हैं? आपका भी कोई बॉस है? आरव ने बिना किसी एक्सप्रेशंस के रीना को देखा। तुम्हें क्या लगता है? रीना ने कुछ देर तक आरव को गौर से देखा और फिर ऑकवर्डली बोली, मैं तो बहुत लकी हूँ कि मुझे आपके जैसा बॉस मिला है। थैंक यू सर, बाय बाय। रीना हड़बड़ाते हुए कॉफी शॉप से बाहर निकल गई। रीना की हरकत देखकर आरव खुद को स्माइल करने से रोक नहीं पाया। उसने अपना फोन निकाला और पैसे रीना के अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया। रीना इस वक्त अपनी गाड़ी ड्राइव कर रही थी कि तभी उसे एक साथ 2 मैसेज का नोटिफिकेशन आ गया। एक मैसेज आया था कि आरव ने उसके अकाउंट में 10 लाख रुपए ट्रांसफर कर दिए थे और दूसरा मैसेज आरव की तरफ से आया था। ये तुम्हारा बोनस है। जो मेरे लिए काम करते हैं मैं उनके साथ कभी मिसट्रीट नहीं करता। तुम्हें तुम्हारा बोनस दे दिया है। ये दोनों मैसेज को देखने के बाद रीना बिल्कुल सरप्राइज हो गई थी। उसने फौरन मैसेज टाइप किया, थैंक यू बॉस। रीना की उन वेबसाइट्स खरीदने के बाद आरव को बेसिक आइडिया मिल चुका था कि अब कल्चरल इंडस्ट्री में अपने पैर कैसे रखने हैं।
इसलिए आरब ने रीना से कुछ ब्रॉडकास्ट प्लेटफॉर्म्स को खरीदने की बात कही थी और कुछ पॉपुलर इन्फ्लुएंसर्स के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करने की। आरब कॉफी शॉप में बैठा हुआ था और खुद से बातें कर रहा था। आजकल किसी भी बिजनेस के सक्सेसफुल होने या फेलियर होने में सोशल मीडिया का बहुत ही अहम रोल होता है। बस अब मैं उन ब्रॉडकास्ट प्लेटफॉर्म को खरीद लूं, फिर इजली इन कहानियों को उन प्लेटफॉर्म्स पर प्रमोट कर सकता हूं। ये सब करने के साथ ही आरब ने बहुत सारी दूसरी इंडस्ट्रीज में भी अपने पैसे इन्वेस्ट करने शुरू कर दिए थे। आरब के हाथों में बिलियन रुपए थे, लेकिन ये बात उसे भी पता थी कि वो हर कंपनी नहीं खरीद सकता, इसलिए उसने उनके शेयर्स में इन्वेस्ट करने शुरू किए थे। आरब अपने काम में बिजी था, तभी स्काई टॉप सिटी प्रोजेक्ट में एक बड़ा प्रॉब्लम आ गया। पैनिक होकर अदिति ने आरब को कॉल किया। आरब, क्या तुम बिजी हो? नहीं, मैं बिजी नहीं हूँ। तुम बताओ क्या हुआ है? कंस्ट्रक्शन साइट में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। एक पर्सन इंजर्ड हो गया है और वो हॉस्पिटल में एडमिट है। वहाँ का सारा काम डैड देख रहे थे, इस वजह से उन्हें पुलिस अपने साथ लेकर गई है। आरव, अगर तुम बिजी ना हो तो क्या तुम मेरे साथ हॉस्पिटल चल सकते हो? हाँ, मैं बस अभी सब कुछ नहीं पता है। मैं एक मीटिंग में थी, तब बड़ी माँ ने मुझे कॉल कर बताया कि बस्ती उजाड़ने के टाइम एक परिवार था जो अब तक उस घर में था। ये बात डैड को नहीं पता थी और उन्होंने बस्ती के घरों को तोड़ने का ऑर्डर दे दिया और इस वजह से वो आदमी इंजर्ड हो गया। आरब ने अदिति के हाथ पर प्यार से अपना हाथ रख दिया, लेकिन वो फील कर पा रहा था कि नर्वस होने की वजह से अदिति का हाथ बिल्कुल ठंडा हो गया था। अदिति, तुम घबराओ मत, वो आदमी सिर्फ इंजर्ड हुआ है, किसी की जान नहीं गई है, तो ये मैटर आसानी से सुलझाया जा सकता है। वैसे भी हम उस पेशेंट को देखने जा रहे हैं ना। मैंने इस बारे में रणवीर सर को बताया और उन्होंने ही मुझे पेशेंट की कंडीशन देखने के लिए हॉस्पिटल जाने को कहा। मैं इस प्रोजेक्ट की पर्सन इंचार्ज हूँ, तो मुझे पर्सनली इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना होगा। अदिति एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन थी। वो नहीं चाहती थी कि इस बात का इल्जाम उसके कोई भी कलीग्स अपने ऊपर ले ले, इसलिए आगे बढ़कर वो ये प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहती थी। मुझे लगता है कि हमें पहले पुलिस स्टेशन चलना चाहिए, क्योंकि तुमने कहा ना कि डैड को पुलिस पकड़ कर लेकर चली गई है, और वहाँ जब एक्सीडेंट हुआ था तब डैड वहाँ पर थे, तो वो हमें बेटर बता सकते हैं कि क्या हुआ है और कैसे हुआ। हाँ, तुम ठीक कह रहे हो। आरब को इतना शांत देखकर अदिति थोड़ा रिलैक्स फील करने लगी। उसके मन में ये फील आने लगा कि सब कुछ सही हो जाएगा। वो दोनों पुलिस स्टेशन पहुंचे। राकेश जी का नाम लेकर वो लोग लॉकअप की तरफ आ गए। राकेश जी लॉकअप के अंदर अपने सिर पर हाथ रखे बैठे थे। जैसे ही उन्होंने अदिति को अपनी तरफ आते हुए देखा, वो फौरन उठकर लॉकअप के दरवाजे की रेलिंग की ओर भागे। अदिति, मेरी बच्ची, फाइनली तुम यहाँ पर आ गई। प्लीज मुझे जल्दी से यहाँ से बाहर निकालो। डैड, मैं आपको अभी इसी वक्त बाहर नहीं निकलवा सकती। वो पेशेंट अभी हॉस्पिटल में है और हमें नहीं पता वो कैसा है। आप प्लीज हमें पूरी बात बताइए कि वहाँ पर हुआ क्या था। क्या कोई और भी था जो इस पूरे मामले का जिम्मेदार था? राकेश जी परेशान होकर जमीन पर बैठ गए। उनके चेहरे पर रिग्रेट साफ दिखाई दे रही थी। अगर मुझे पता होता कि कोई अंदर है तो मैं कभी भी घर को तोड़ने के लिए नहीं कहता। निखिल ने मुझे कॉल कर कहा था कि उस बस्ती के सारे लोग 10 दिन पहले ही घर छोड़कर चले गए थे और अब वहाँ पर कोई भी नहीं है, इसलिए हम घर तोड़वा सकते हैं। तब मैंने ये काम किया। अब ये निखिल बीच में कहाँ से आ गया? वो कहाँ इस वक्त? मुझे नहीं पता वो कहाँ है। कोकिला भाभी वहाँ पर थी, उन्होंने निखिल को उस पूरे मामले के बारे में जरूर बता दिया होगा। राकेश जी उठे और रेलिंग से अदिति के हाथ को थाम लिया। कुछ भी करके मुझे यहाँ से बाहर निकालो मेरी बच्ची। मैं अपनी बच्ची कुछ जिंदगी जेल में नहीं गुजारना चाहता। अदिति ने हाँ में सिर हिला दिया। आप परेशान मत होइए, हम पहले हॉस्पिटल जाकर देखते हैं कि वो पर्सन कितना इंजर्ड है। उनकी फैमिली मेंबर्स का एटीट्यूड भी हमें देखना होगा। अपनी बात कहकर आरब ने अदिति का हाथ पकड़ा और लॉकअप रूम से बाहर निकल गया। अदिति बार बार पीछे मुड़कर अपने बेबस डैड को देख रही थी। पुलिस स्टेशन से बाहर निकलकर वो अपनी कार में बैठने ही वाले थे, तभी टैक्सी से उतरते हुए अद्वैत, शनाया और बीना जी ने उन्हें देख लिया और उनके पास आ गए। डैड कैसे है अदिति दी? शनाया के चेहरे पर टेंशन साफ साफ दिखाई दे रही थी। वो लॉकअप में है, अभी पूरे मामले की इन्वेस्टिगेशन हो रही है। वो लॉकअप में बंद है? ये सुनते ही बीना जी के कदम लड़खड़ाने लगे और वो जमीन पर गिरने वाली थी। इसके पहले ही शनाया ने उन्हें पकड़ लिया। मतलब वो अभी बाहर नहीं आ सकते? मॉम, आप अच्छा सोचिए। डैड जल्दी से जल्दी बाहर निकल जाएंगे। आंटी, आप परेशान मत होइए। मेरे डैड पुलिस स्टेशन के कुछ अच्छे लोगों को जानते हैं। मैं उनसे कॉल कर अंकल को बाहर निकालने के बारे में बात करता हूँ। बीना जी को लगा जैसे वो डूब रही है और उन्हें एक तिनके का सहारा मिल गया। वो जल्दी से अद्वैत की तरफ मुड़ गई। हाँ,
बस तुम कुछ भी करके राकेश जी को बाहर निकलवा लो। मैं जिंदगी भर तुम्हारा एहसानमंद रहूंगी। आंटी, ये फॉर्मेलिटी की जरूरत नहीं है, हम जल्द एक फैमिली बनने वाले हैं। मैं अपने डैड को कॉल करता हूँ। अद्वैत वहाँ से किनारे चला गया और उसने राघव जी को कॉल किया और कुछ देर बाद ही वो वापस आ गया। You're welcome, आंटी। थैंक यू अद्वैत, इस मुश्किल समय में मॉम डैड की हेल्प करने के लिए। तुम प्लीज मॉम डैड और शनाया के साथ ही रहना। मैं और आरव हॉस्पिटल जाकर इंजर्ड पेशेंट को देखते हैं। हाँ दीदी, तुम जाकर अपना काम करो, यहाँ का सब कुछ मैं संभाल लूंगा। बिना देर किए आरव और अदिति पुलिस स्टेशन से निकलकर हॉस्पिटल की तरफ बढ़ गए। हॉस्पिटल पहुंचकर आरव फ्रंट डेस्क में बैठी हुई नर्स की तरफ गया। मिस, क्या आप मुझे बता सकती हैं बस्ती खाली करने के टाइम जो पेशेंट इंजर्ड हुआ है वो कहाँ पर है? उस नर्स ने आरव को ऊपर से नीचे तक घूर कर देखा। कौन हो तुम और तुम उसके बारे में क्यों पूछ रहे हो? किसने भेजा है तुम्हें? मैं गोल्डन गेट रियल एस्टेट की तरफ से स्काई टॉप सिटी प्रोजेक्ट की पर्सन इंचार्ज हूँ। मैं यहाँ उस पेशेंट को देखने आई हूँ। अदिति उस प्रोजेक्ट की पर्सन इंचार्ज थी। ये सुनकर इमीडिएटली नर्स के चेहरे पर गुस्सा दिखाई देने लगा। गोल्डन गेट रियल एस्टेट मनाली शहर की सबसे बड़ी कंपनीज में से एक है। आप इस तरह जबरदस्ती बस्ती उजाड़ने का ऑर्डर कैसे दे सकती हैं? वो पेशेंट अभी भी सीरियस इंजर्ड है और अभी इमरजेंसी रूम में है। आई एम सॉरी, ये सब काम में लापरवाही की वजह से हुआ है। प्लीज आप उस पेशेंट को कुछ भी करके बचा लीजिए। नर्स ने जब अदिति को सिंसियरली उस पेशेंट की फिक्र करते हुए देखा तो उसने उसे क्रिटिसाइज करना बंद कर दिया। इस समय पेशेंट की फैमिली मेंबर्स बहुत ज्यादा गुस्से में हैं। मैं आपको एडवाइस दूंगी कि आप अभी उनके सामने ना जाएं। अगर वो लोग आपको देख लेंगे तो कहीं आपके ऊपर अटैक ना कर दें। अदिति, नर्स सही कह रही है। तुम बाहर जाकर कार में बैठकर मेरे वापस आने का वेट करो। मैं एक बार अंदर देख कर आता हूँ कि माहौल क्या है। आरव, तुम जा तो रहे हो लेकिन प्लीज उन लोगों के सामने मत जाना। तुम एक अनजान आदमी बनकर जाना और बस पता करना कि माहौल कैसा है, और प्लीज अपना ध्यान रखना। आरव ने मुस्कुराते हुए अदिति की तरफ देखकर हाँ में सिर हिलाया और फिर इमरजेंसी रूम की तरफ बढ़ गया। इमरजेंसी रूम की तरफ आकर उसने देखा कि बहुत से लोग इमरजेंसी रूम के एंट्रेंस में खड़े होकर इम्पेशेंटली घबराते हुए अंदर की तरफ देख रहे थे। एक औरत जिसकी उम्र 40 के पार थी, उसे देखकर लग रहा था जैसे उसे होश नहीं है। उसके पास में ही एक टीनेज लड़का खड़ा था। अगर तेरे पापा को कुछ हो गया तो क्या करेंगे? ये बात सुनकर वहाँ बैठे एक आदमी ने गुस्से में बोला, ये सब उस ठेकेदार की गलती है। हम उससे इतनी आसानी से नहीं जाने देंगे। हाँ, उन्हें इस गलती का अंजाम भुगतना होगा। मैंने सुना है कि वहाँ का सारा काम एक रियल एस्टेट कंपनी देख रही है। अगर आज राजा को कुछ हो जाता है तो फिर हम उस कंपनी को नहीं छोड़ेंगे। ये बातचीत सुनने के बाद आरव समझ गया कि इन लोगों से अभी बात करने का कोई फायदा नहीं है। वो वहाँ पर खड़े होकर उन लोगों को और पूरी सिचुएशन को ऑब्जर्व करने लगा। अगले आधे घंटे तक आरव इमरजेंसी रूम के बाहर खड़ा रहा। फिर इमरजेंसी रूम का दरवाजा खुला और एक डॉक्टर बाहर आया। डॉक्टर, मेरा पति कैसा है? देखिए, हमने बहुत कोशिश की पर हम पेशेंट को बचा नहीं पाए। उस औरत ने जैसे ही ये सुना वो अब खुद को संभाल नहीं पाई और बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ी। माँ, माँ, उठिए माँ। उस लड़के ने अपनी माँ को अपनी गोद में ले लिया और जोर जोर से रोने लगा। ये नजारा देखकर आरव की आंखें नम हो गईं। उसे बहुत बुरा लग रहा था। उसकी आंखों के सामने देखते ही देखते एक फैमिली बर्बाद हो गई थी। आरव को राकेश जी के ऊपर बहुत गुस्सा आने लगा। उनकी वजह से एक आदमी की जान चली गई थी और इस मैटर को सुलझा पाना अब किसी के लिए भी आसान नहीं होने वाला था। आरव कुछ देर बाद वहाँ से हट गया और उसने रणबीर को कॉल लगाया। मिस्टर अंबानी, आपने मुझे उस हादसे के बारे में बताने के लिए कॉल किया है ना? मैं अभी हॉस्पिटल में ही हूँ। वो पेशेंट बहुत ही ज्यादा इंजर्ड था और इसी वजह से डॉक्टर उसको बचा नहीं पाए। उसकी डेथ हो चुकी है। उसके फैमिली मेंबर्स बहुत ज्यादा गुस्से में हैं। आपने इस मैटर से डील करने के लिए क्या सोचा है? वो मर चुका है। रणबीर शॉक्ड हो गया था, लेकिन अगले ही पल वो कुछ सोचते हुए बोला, अच्छा ही हुआ कि वो मर गया। अब हमें बस उन लोगों को पैसे देने पड़ेंगे। अगर वो नहीं मरा होता तो उससे डील करना बहुत मुश्किल हो जाता। मिस्टर अंबानी, आप प्लीज परेशान मत होइए। मैं अदिति के ऊपर ये बात नहीं आने दूंगा। रणबीर की कड़वी बातें सुनकर आरव हैरान हो गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि किसी की जिंदगी गई थी और रणबीर इतना ठंडा रिएक्ट कैसे कर सकता है। आपने इस प्रॉब्लम को हैंडल करने के लिए कोई स्पेसिफिक प्लान बनाया है?
मिस्टर अंबानी, हमारी कंपनी ने पहले भी इस तरह के एक्सीडेंट फेस किए हैं। मैं एक लॉयर को भेज रहा हूँ ताकि वो पेशेंट की फैमिली से मिल सके और उनसे बात कर सके। हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि वो लोग मान जाएं और ये मैटर सॉल्व हो जाए। वो मान जाते हैं तो हम उन्हें कुछ पैसे दे देंगे और ये मैटर यहीं पर क्लोज हो जाएगा। लेकिन अगर वो इस बात के लिए नहीं मानते हैं तो फिर वो हम पर केस कर देंगे और हमें उनके अगेंस्ट केस करना पड़ेगा। लेकिन चाहे जो भी हो, एट द एंड में हम सिर्फ उन्हें जुर्माना ही दे सकते हैं। ठीक है, जितने ज़्यादा पैसे हो सके उन्हें उतने ज़्यादा पैसे ऑफर कीजिए। लेकिन हमें यह भी ध्यान में रखना होगा कि पेशेंट की फैमिली को सिर्फ पैसे नहीं चाहिए, उन्हें एक्सप्लेनेशन भी चाहिए। और इसके लिए हमें कोई ऐसा पर्सन चाहिए होगा जो रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सके। आरव की बात सुनकर रणवीर कंफ्यूज हो गया। लेकिन मिस्टर अंबानी, कंस्ट्रक्शन कंपनी के जो मजदूर थे वो स्प्लेंडेड बिल्डर्स के लोग थे और वहाँ का ठेकेदार तो अदिति का ब्रदर इन लॉ है ना। मुझे कहीं से सुनने में आया है कि जहाँ ये एक्सीडेंट हुआ वहाँ पर अदिति के पिताजी काम करवा रहे थे। तो आई थिंक उन्हें इस पूरे मामले की जिम्मेदारी लेनी चाहिए। आप किसी को छानबीन करने के लिए भेजिए और अगर वो जिम्मेदार होते हैं तो उन्हें ये जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी। ये किसी की जिंदगी और मौत का सवाल है, फिर चाहे वो किसी के भी फादर क्यों ना हो, वो कानून से बचकर नहीं भाग सकते। मैं समझ गया मिस्टर अंबानी, मैं पर्सनली इस मामले से जुड़ा रहूंगा। इन्वेस्टिगेशन के बाद जो भी रिजल्ट होगा वो मैं आपको बताऊं या अदिति को बताऊं? जो भी रिजल्ट निकले पहले मुझे बताइए। अदिति को इस बारे में कुछ भी पता नहीं चलना चाहिए। अपनी बात कहकर आरव ने कॉल कट कर दिया। वो हॉस्पिटल से बाहर आ गया और कार में बैठ गया। आरव, अंदर क्या हो रहा है? आरव ने अदिति का हाथ अपने हाथों में ले लिया। उसे बहुत सीरियस इंजरी हुई थी और इस वजह से डॉक्टर उसे बचा नहीं पाए। क्या? अदिति के होश उड़ गए थे, उसके चेहरे का रंग उड़ गया। उसे बचा नहीं पाए? लेकिन ये कैसे हो सकता है? आरव ने देखा कि अदिति की पूरी बॉडी कांप रही है। आरव ने उसे हक कर लिया और उसकी पीठ पर प्यार से थपथपाने लगा ताकि अदिति थोड़ी शांत हो जाए। अदिति, तुम परेशान मत हो, ये सब तुम्हारी वजह से नहीं हुआ है। तुम इन सब का इल्जाम लेना बंद करो, ये एक एक्सीडेंट था। लेकिन ये सब मैं अपनी कंपनी में कैसे एक्सप्लेन करूंगी? मेरे डैड अभी पुलिस स्टेशन में है, वो आदमी मर चुका है, उसकी फैमिली पर क्या बीत रही होगी। अब तो डैड को जेल जाने से कोई नहीं बचा पाएगा। आरव अदिति को कहना चाहता था कि अगर राकेश जी जेल जाते भी हैं तो इसमें कुछ गलत नहीं है, क्योंकि वो ये डिजर्व करते हैं। अदिति, सब अच्छा होगा। हाँ, वो कंस्ट्रक्शन साइट पर मौजूद थे, लेकिन स्प्लेंडेड बिल्डर का लीगल रिप्रेजेंटेटिव निखिल है और फिर डैड ने ये सब जानबूझकर नहीं किया, तो शायद वो जेल भी ना जाएं। क्या तुम सच कह रहे हो? अदिति नर्वस होकर आरव को देखने लगी। इस वक्त उसके मन में बहुत कुछ चल रहा था और उस पेशेंट की डेथ की खबर सुनकर वो बहुत ज्यादा डर गई थी। तुम अपनी कंपनी वापस जाओ, कंपनी ने इस मैटर से डील करने के लिए कुछ न कुछ जरूर सोचा होगा। आरव ने अदिति को कंपनी जाने के लिए कह तो दिया था, लेकिन उसके मन में कुछ और ही बात चल रही थी जो सोचकर ही वो परेशान हो रहा था। इस इंसिडेंट के जिम्मेदार चाहे जो भी हो, लेकिन ये मामला इतनी जल्दी खत्म नहीं होने वाला है। इस इंसिडेंट की वजह से इन्वेस्टिगेशन में हर तरफ से लोग इन्वॉल्व होंगे। ये गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट है और शायद गवर्नमेंट सेफ्टी एडमिनिस्ट्रेशन भी इसकी छानबीन अपने तरीके से करेगी। अदिति और आरव हॉस्पिटल से निकल गए। आरव, तुम्हें क्या लगता है मुझे मॉम डैड को पेशेंट की डेथ के बारे में बता देना चाहिए? डैड ऑलरेडी लॉकअप में बंद है, मुझे नहीं लगता कि उन्हें इस बारे में बताना सही होगा। शायद वो इस बात को डाइजेस्ट ना कर पाए। मुझे समझ नहीं आ रहा कि जो कुछ भी हो रहा है उसकी हमें क्या सजा मिलेगी। अगर डैड को जेल हो गया तो हमारी फैमिली तबाह हो जाएगी। तुम इतना ज्यादा मत सोचो, एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के बहुत सारे तरीके होते हैं, हम कोई ना कोई रास्ता निकाल लेंगे। अदिति को गोल्डन गेट रियल एस्टेट के बिल्डिंग में छोड़ने के बाद आरव ने फिर से एक बार रणवीर को कॉल किया और उनसे कहा कि कुछ भी न्यूज मिलती है तो वो सबसे पहले उसे अपडेट करें। रणवीर ने आरव से ये प्रॉमिस किया कि वो पूरी कोशिश कर रहे हैं कि वो इस मैटर को जल्द से जल्द क्लोज कर दें। रात में अदिति और आरव बीना जी के फ्लैट पर थी। तुम्हारी कंपनी इस मैटर से कैसे डील करने वाली है? क्या वो तुम्हें इस बात की सजा देगी? रणवीर सर ने बताया कि वहाँ जो कुछ भी हुआ उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी स्प्लेंडेड बिल्डर्स कंपनी को मिली थी, इसलिए इस मैटर की सबसे ज्यादा जिम्मेदारी स्प्लेंडेड बिल्डर्स की ही है।
हमारी कंपनी ने ऑलरेडी अपने लोगों को इंसिडेंट की जगह पर भेज दिया है और वो सारे मामले की छानबीन कर रहे हैं और कंपनी से कुछ लोग विक्टिम के फैमिली मेंबर्स के पास भी गए हैं। मतलब क्या है दी कि डैड इस क्राइम को एक्सेप्ट कर ले? मेरे ओपिनियन में उस आदमी ने जानबूझकर ये सब किया है। वो अपनी गलती की वजह से मरा है, उससे हमारे डैड का क्या लेना देना? अदिति, तुम होश में तो हो? तुम भूल रही हो कि तुम अपने डैड के बारे में बात कर रही हो। अगर तुम्हारे डैड के ऊपर ये इल्जाम लगाया भी जाता है तो तुम्हारी ये जिम्मेदारी है कि तुम उन्हें इस प्रॉब्लम से बाहर निकालो। कहीं तुम उन्हें जिंदगी भर जेल में रखने का प्लान तो नहीं बना रही हो? आरव ने जब देखा कि सब अदिति के ऊपर इल्जाम लगा रहे हैं तो उसने खांसते हुए सबका ध्यान अपनी तरफ खींचने की कोशिश की। मॉम, अदिति इस मैटर में कोई भी डिसीजन खुद नहीं ले सकती है। तुम अपना मुंह बंद रखो आरव। बीना जी नफरत से आरव को ऊपर से नीचे तक देखने लगी। मैंने तो तुम्हारे बारे में अभी तक कुछ कहा भी नहीं है, लेकिन तुम जानबूझकर मेरे सामने आकर मेरा दिमाग खराब कर रहे हो। इस मुसीबत की घड़ी में तुम मेरे किसी काम नहीं आ रहे। वो तो अच्छा हुआ कि हम शनाया और अद्वैत के साथ आने के लिए मान गए, वरना हमारी फैमिली के पास तो कोई ऐसा नहीं रह जाता जिससे हम मदद की उम्मीद भी कर सकते थे। शनाया और अद्वैत की अभी तक शादी नहीं हुई है, लेकिन अद्वैत हर मुमकिन कोशिश कर रहा है हमारी फैमिली को बचाने की। तुम बताओ, तुमने राकेश जी को बचाने के लिए क्या किया? तुम एक बात कान खोलकर सुन लो आरव, अगर राकेश जी को कुछ हो जाता है तो तुम अपना बोरिया बिस्तर लेकर चंद्रा फैमिली से निकल जाना। बीना जी को इस तरह रिएक्ट करते हुए देखकर आरव बिल्कुल चुप हो गया। उनकी इन सब में कोई गलती नहीं थी, लेकिन बीना जी ने अपना सारा गुस्सा एक बार फिर से आरव के ऊपर निकाल दिया था। तुम लोग यहाँ से वापस चले जाओ। तुम लोगों को अपने सामने देखकर मुझे बहुत बेचैनी हो रही है। बीना जी की बातें सुनकर आरव और अदिति वहाँ से अपने घर वापस निकल गए। अदिति का मूड पूरी तरह से खराब हो चुका था। घर पहुंचकर उसने कहा कि वो थक गई है और बिना डिनर किए वो सीधे अपने रूम में चली गई। लेकिन वो सो नहीं रही थी, बल्कि आरव से छुपकर ब्लैंकेट में अपना मुंह ढककर वो लगातार रो रही थी। आरव अदिति को देख रहा था। अदिति की हालत देखकर आरव को बहुत बुरा लग रहा था। वो अदिति को इस हालत में नहीं देख सकता था। उसने रूम का दरवाजा ओपन किया और बेडरूम के अंदर आ गया। दरवाजा खुलने की आवाज सुनकर अदिति चुप होकर सोने की एक्टिंग करने लगी। वो नहीं चाहती थी कि आरव उसे इस हालत में देखे। आरव बेड के ऊपर आ गया। उसने अदिति के ऊपर से ब्लैंकेट हटा दिया। अदिति की आंखें बंद थी, लेकिन उसकी आंखों के किनारे अभी भी आंसुओं की धारा बनी हुई थी। अदिति, अगर तुम्हें रोने का मन कर रहा है तो तुम मेरे सामने रो सकती हो। तुम्हें अपनी कोई भी फीलिंग्स मुझसे छुपाने की कोई जरूरत नहीं है। मैं तुम्हें इस तरह देखूंगा तो मुझे बहुत बुरा लगेगा। फाइनली अदिति ने अपनी आंखें खोल ली। अब वो अपने इमोशंस छुपा नहीं पा रही थी। आरव की बातों ने उसे और भी ज्यादा कमजोर कर दिया था। वो जल्दी से आरव की तरफ बढ़ गई और उसे जोर से हग कर लिया और जोर जोर से रोने लगी। आरव ने अदिति को अपनी बाहों में ऐसे पकड़ लिया जैसे अदिति उसकी बाहों में बिल्कुल सेफ है। कुछ देर तक अदिति रोती रही। उसके बाद आरव ने उसके बालों में अपने हाथ फेरने शुरू कर दिए। अदिति, तुम डरो मत। सारी चीजें अभी बहुत ज्यादा खराब हो गई हैं, लेकिन कल सुबह उगते सूरज के साथ नई उम्मीद भी है कि सारी चीजें बेटर हो जाएंगी। इसलिए अब तुम आराम से सो जाओ। कुछ देर तक आरव इसी तरह अदिति को समझाता रहा। फिर अदिति सो गई, लेकिन आधी रात को फिर से एक बार अदिति डर से उठ गई। आरव उससे तब तक बातें करता रहा जब तक अदिति फिर से न सो जाए। अगली सुबह आरव ने अदिति को नहीं उठाया। वो उसके लिए ब्रेकफास्ट बनाने लगा। ब्रेकफास्ट बनाकर उसने टीवी ऑन कर लिया। टीवी में मॉर्निंग की न्यूज आ रही थी। उसने न्यूज का कंटेंट जैसे ही सुना उसके एक्सप्रेशंस डार्क हो गए। न्यूज में एक रिपोर्टर उस पेशेंट के फैमिली मेंबर्स का इंटरव्यू ले रहा था और वो लोग बहुत रो पड़ रही हैं। मैं आज सुबह जल्दी कंपनी आ गया था, तब ऑफिस के बाहर बहुत से रिपोर्टर्स मेरा रास्ता रोके खड़े थे। मेरा इंटरव्यू लेना चाहते थे, लेकिन एक रात में सबको इस इंसिडेंट के बारे में पता कैसे चल गया? वो क्या रहा आखिर ये? मैं भी यही सोचकर हैरान हूँ। पहले भी ऐसे इंसिडेंट हो चुके हैं, लेकिन आज से पहले ऐसे केसेस में रिपोर्टर्स का इतना इंटरेस्ट मैंने पहले कभी नहीं देखा है। खैर, मैं अभी न्यूज़ चैनल्स प्लेटफॉर्म्स को कॉल कर उनके ओनर से बात करूंगा कि वो सारे न्यूज़ आर्टिकल्स और वीडियो को हटवा दें। अब इस मैटर में और ज़्यादा डिले नहीं होना चाहिए। आपको जल्द से जल्द इस मैटर को सेटल करना पड़ेगा ताकि बात और आगे ना बढ़े। आप बेफिक्र रहिए, मैं इस मैटर को पर्सनली हैंडल करूंगा।
आज इसका सेटलमेंट हो जाएगा। इतना कहने के बाद रणवीर ने कॉल काट दिया। 10 बजे के बाद अदिति की नींद खुली। नींद खुलते ही पिछले दिन जो कुछ भी हुआ था सब कुछ उसकी आंखों के सामने घूमने लगा। वो तेजी से अपने बेडरूम से बाहर आई। आरव, 10 बज गए, तुमने मुझे उठाया क्यों नहीं? मैं वर्क के लिए लेट हो चुकी हूँ। तुम परेशान मत हो, रणवीर सर ने मुझे कॉल किया था। उन्होंने कहा है कि कल तुम्हारी हालत ठीक नहीं थी, इसलिए तुम 2 दिन की छुट्टी ले लो। अदिति को ये बात अजीब और अटपटी लग रही थी। लेकिन उनके पास तुम्हारा फोन नंबर कैसे आया? और वो डायरेक्टली मुझे कॉल करने की बजाय तुम्हें क्यों कॉल करेंगे?